नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अजय शर्मा। भारतीय बाजार के लिए इवेंट स्पेसिफिक दिन, क्योंकि आरबीआई की 3 दिवसीय बैठक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज से शुरू होगी। लेकिन विदेशी बाजार से इस वक्त संकेत कमजोर। एशियाई बाजार, जापान के बाजार को अगर छोड़ दीजिएगा, एसडेक्स निफ्टी की तरफ से हम बिकवाली देख रहे हैं। चीन, हांगकांग के बाजार से गिरावट है और बीती रात हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। अजय, गुड मॉर्निंग। सेंटिमेंट्स जो है विदेशी बाजार से तो कमजोर इस वक्त नजर आ रहे हैं। यूएस फेड के फैसले का इंतजार है? देखिए, मैं कमजोर नहीं कहूंगा, कह सकते हैं कि थोड़े से सॉफ्ट हैं, थोड़े से नरम हैं। यूएस मार्केट्स इनफैक्ट अगर आप देखें तो डाउ जो है वो 34,500 के आसपास थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सब लेके आइए ग्राफ, और ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही घूम रहा है। बहुत ज्यादा लुढ़क भी नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से भाग नहीं रहा है। लेकिन ये हो गई डाउ की कहानी। नैस्डैक में एक ब्रेकआउट है। जितने भी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं वहां पे एक जबरदस्त ब्रेकआउट है। तो अगर हम एशिया की बात करें, वहां भी यही हाल है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स जो है वापस अपने 200 ट्रेडिंग एवरेज के ऊपर आ गया, 200 डे मूविंग एवरेज। तो वो एक खास बात है देखने के लिए। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर डॉलर इंडेक्स भाग गई है। यील्ड्स भी थोड़ा मजबूत है। यूएस में बड़ा ट्रिगर इस समय फेड मीट ही होगा, जो 13 तारीख को है, 13 से 14 तारीख को। उसके बीच में कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेटा आया नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 2-3 दिनों का डेटा वर्ल्ड ओवर देखें, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, एशिया के, जापान, इंडोनेशिया, और जो मैक्रो डेटा आ रहा है, पीएमआई डेटा ग्लोबली अभी भी मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कमजोर हो रहा है। तो जितना भी कमजोर होता हुआ मैक्रो डेटा है ग्लोबली, वो उसके बाद हम फेड मीट में जा रहे हैं। इसलिए बाजार की नजर पूरी फेड मीट पे है कि पॉज आएगा, या वैसे पॉज की सबसे ज्यादा उम्मीद है। हाइक तो आ नहीं सकता, बाजार उम्मीद नहीं कर रहा है, शॉक हो जाएगा अगर हाइक आया, लेकिन पॉज की उम्मीद है। उसके साथ साथ कमेंट्री की आती है। तो 2-3 दिन में ऐसे ही समय बिताना पड़ेगा। कोई खास इकोनॉमिक डेटा भी नहीं है, बहुत बड़ा कोई क्लियर क्यू यूएस मार्केट से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल कोई क्यूज नहीं है। लैक ऑफ कह सकते ट्रिगर्स विदेशी बाजार में नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रिगर्स भारतीय बाजार में तो काफी अच्छे हैं। अभी शो की शुरुआत में आपने देखा सेंसेक्स 1 लाख तक जा सकता है, ये बाजार के दिग्गजों का भी मानना है। और इनफैक्ट लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं अजय 18,500 के पार निफ्टी तो ट्रेड कर ही रहा है। और कल जो आपने आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी को लेकर जो एक ऑब्जर्वेशन बताई थी, वो भी काफी ज्यादा, जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी में बदलाव होने की संभावना है शायद। देखिए, अगर हम देखें, एसजीएक्स निफ्टी आज 25-26 पॉइंट दिखा रहा है। कल हम भी 18,600 के करीब बंद हुए। 30-40 पॉइंट टॉप से नीचे आए निफ्टी में। और बैंक निफ्टी लेके आए डेटा साहब, उसमें भी हम टॉप से करीब 200-225 पॉइंट नीचे आए, लेकिन फिर भी कुल मिला के हम हरे निशान में बंद हुए। तो बाजार में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन, क्योंकि 2-3 दिन से जो होलसेल बाइंग चल रही थी एफआई की, वो भी गायब है। थोड़ी मामूली बिकवाली हो रही है, तो बाजार इसलिए सॉफ्ट हो गया, अटक गया है 600-700 के बीच में। जहां हम लोग पहले 500 से 600 के बीच में अटके थे, अब 600-700 के करीब आ गए हैं। वहां पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। वहां से लुढ़क नहीं रहे नीचे की तरफ, भाग भी नहीं रहे। करीब हम 1.5% दूर हैं ऑल टाइम हाई से निफ्टी में। तो पहले हमें वो फासला तय करना जरूरी है। अगर आप बैंक निफ्टी की चाल देखें, 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग थी कल भी हमारी। ऊपर थोड़ा सा नरम हुआ, लेकिन बल्क ऑफ द गेन्स अभी भी मेंटेन है। बाय ऑन डिप्स इंट्राडे आपको बढ़िया पुल बैक मिले 50-60 पॉइंट का, तो आप अटेम्प्ट करिए, चेज मत करिए। सैली को बहुत चांस मिल रहा है। कल हमने मिड कैप स्मॉल कैप में खास तौर पे आउट परफॉर्मेंस देखी, ये भी अच्छा साइन है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो आपको मालूम चलेगा क्वालिटी मिड कैप्स में काफी जबरदस्त बाइंग हो रही है। कल डिफेंस स्टॉक्स में बहुत अच्छी बाइंग और डिलीवरी की। 2 बातें हुई। एक तो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी साहब इंडिया का विजिट कर रहे हैं, वो अजीत डोवाल जी से मिले। वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी हमारे के डिफेंस मिनिस्टर के जैसे, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की। सारे डिफेंस स्टॉक्स तेजी में भाग गए, जबरदस्त डिलीवरी वाली। उस पर हम एक स्पेशल शो कर रहे हैं, स्पेशल सेगमेंट करेंगे थोड़ी देर में। फिर आपने देखा कॉटन प्राइसेस नीचे आए तो टेक्सटाइल स्टॉक्स भाग गए। ये शिप बिल्डिंग वाले शिप बिल्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि एससीआई के ऊपर फोकस है, डिसइन्वेस्टमेंट में फोकस है, जो प्रकाश ने आपको कल बताया था। फिर आपको सीमेंट स्टॉक्स के अंदर इंडिया सीमेंट, मैंने कल बताया ही था कि लोग घूम रहे हैं, कंपनी घूम रही है उसके चारों तरफ, सांगी सीमेंट पे भी। तो आपको बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स मिल जाएंगे, शिपिंग, पेपर, टेक्सटाइल, डिफेंस में बड़ा काम हो गया। रियल एस्टेट चल ही रहा है, क्योंकि आरबीआई की जो आपने बताई मीटिंग शुरू हो रही है, और पॉज तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन कमेंट्री की आएगी। तो भारत में के मार्केट में ढेरों ट्रिगर हैं और बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं, वहां पे चर्निंग हो रही है। इसलिए बाजार में कोई खास कमजोरी का साइन नहीं है। एफआई सेलिंग को देखना पड़ेगा, 2-3 दिन से
थोड़ी सी नरम है कि ये सेलिंग ना बन जाए, बट साइन उसका दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाय ऑन डिप्स इस समय जारी है। डिम्बी से एक बार समझ लेते हैं कि ये एफएनओ क्यूज देख रहे हैं या डिम्बी हमारे शौकीन तो हैं सेलिंग वैसे देख रहे हैं। नहीं, कल शाम को एक नया हार्डवेयर ये हुआ है, लॉन्च हुआ है। ओके। और वो जो है एप्पल ने चश्मे, हाँ, और चश्मे का जो कारोबार है, जो पूरा डिम्पी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अलग ही तरह का इनोवेशन है हाँ, इनफैक्ट। कल इन्होंने एक नए तरह के चश्मे, वीआर हेडसेट इसे कहते हैं, चश्मा कहना शायद को उचित नहीं होगा, वीआर हेडसेट लॉन्च किया है। और इससे आप अपनी विजन प्रो, आहा क्या बात है, इससे अपना मैकबुक, अपना फोन, शायद घड़ी भी अटैच कर सकते हैं। और ये एंटरटेनमेंट डिवाइस है। डिम्पी, आपने नजर डाली इसके ऊपर, ये नया एंटरटेनमेंट डिवाइस जो? हाँ बिल्कुल सर, ये तो हाँ बहुत अच्छी चीज है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि इस चश्मे के बिजनेस पे कुछ हमारे बिजनेस पे खास असर नहीं आएगा, हाँ, बट ये डिवाइस काफी अच्छी है। और क्योंकि सबसे पहले मैंने यही पॉइंट देखा कि बिजनेस में कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, तो लगा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये तो एक नया डिवीजन है, एक नया डिवाइस है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, ये हमारे जो बुल्स और बेयर्स दोनों ही व्यूअर्स हैं, देखिए पैसा सब कमा रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट करके कमाए, स्क्वायर करके पोजीशन नीचे में लेके कमाए, तो खर्चे के तरीके भी होने चाहिए ना। तो एक से एक कंपनी एप्पल जैसी बढ़िया बढ़िया एंटरटेनमेंट डिवाइसेस लॉन्च करती रहती है, ताकि खर्चे का भी माहौल बना रहे, कंजम्पशन देश भर में कोई कम ना हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग। बट ये बताइए कि एफएनओ में कल क्या हुआ? हाँ। किस लेवल्स पे काम हो रहा है? ऊपर में थोड़ी स्क्वायरिंग ऑफ हो रही है क्या? हाँ, थोड़ी स्क्वेयरिंग ऑफ हो रही है। एक्चुअली मैं उसको स्क्वेयरिंग नहीं बोलूंगा, उसको बोलूंगा कि मोमेंटम लैक हो रहा है। उसके अंदर आपके पास वॉल्यूम नहीं आ रहा, आपके पास कन्विक्शन नहीं आ रही है, और आपके पास रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए जो एक फोर्स चाहिए वो एब्सेंट है। और अब कल भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर यही हुआ है। कल इसका जो ओपन इंटरेस्ट था वो 1% भी नहीं बढ़ पाया। आप 1% बिना ओपन इंटरेस्ट बढ़े कैसे रेंज का ब्रेकआउट कर देंगे, ये बड़ा कहना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अच्छी चीज़ ये है कि ताज़ा खरीदारी के सेशन बन रहे हैं। ये थर्ड डे है जब मार्केट के अंदर फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इसलिए अब मार्केट के अंदर आपको सपोर्ट भी नहीं टूट रहे। नहीं तो यही क्या होता ना कि लैकलस्टर होने से आप अपने सपोर्ट्स भी तोड़ देते, तो लेकिन सपोर्ट नहीं टूट रहे हैं। उसकी बड़ी वजह फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है और यहाँ पे शॉर्ट्स थोड़े कम हुए हैं सिस्टम के अंदर। एक और पॉइंट, प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 18,700 750 का एक रेजिस्टेंस एरिया मुश्किल होगा पार करना। इसके लिए आपको अच्छी खबर चाहिए या कोई ना कोई ऐसा फोर्सफुली डाटा एफआईएस का चाहिए। आते हैं 400 और 500 के सपोर्ट पे, जो आपको अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी में आइए, यहाँ पर उसने कल एक अच्छा काम किया, वो है 44,000 का डैमेज जो हुआ था उसको कंट्रोल कर लिया। कल मार्केट ज्यादातर समय, मैं बोलूंगा ज्यादातर समय, उसने 44,000 के ऊपर आके ना केवल ट्रेड किया बल्कि क्लोज भी किया और 3% का ओआई भी दिखाया। तो बैंक निफ्टी जो पहले सिग्नल दे रहा था वीक होने के, कल उसने डैमेज थोड़ा कंट्रोल कर लिया। क्या ये भी 44,500 को पार करेगा? नहीं, इसके पास भी उतनी फोर्स नहीं है। एक अच्छी चीज जो बैंक निफ्टी में नोटिसेबल है, मैं जरूर आपको नोटिस कराऊंगा कि शुरुआत के ऑफ द सीरीज में ये 40 पॉइंट के प्रीमियम के साथ था, अब 190 पॉइंट का प्रीमियम है। फ्यूचर्स वालों को कोई असर नहीं पड़ रहा, जो चेकिंग हो रही है सिर्फ स्पॉट में हो रही है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आते हैं विक्स पे और पीसीआर पे। देखिए पुट कॉल रेशियो करीब करीब 1 के आसपास चल रही है, तो ये लैकलस्टर ट्रेड का सूचक है। ना तो आपको बहुत एग्रेशन देगा, ना ही आपको बहुत डिप्रेशन देगा, तो आप इस रेंज के अंदर रहेंगे। दूसरा, विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, कल कुछ चेंज ही नहीं हुआ। अगर आप चेंज के तौर पर देखेंगे तो 0.1% का एक चेंज आ रहा है। तो इसमें क्या चेंज आएगा? कोई चेंज ही नहीं था। तो इसलिए आप विक्स भी एज इट इज ही मान के चलिए। आज का दिन कैसा रहेगा? आज के दिन में भी ऐसा ही आप ट्रेड करेंगे जैसे आपने कल किया, एक रेंज का थका हुआ डल ट्रेड इंडेक्स के अंदर होगा। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक काम होता रहेगा, उसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कल एक पॉइंट और है एफआईएस का, मैं नंबर आपके सामने रख दूं कि एफआईएस की जो इंडेक्स पोजीशंस है वो 1400 करोड़ से माइनस हुई हैं और उन्होंने कैश में बेचा है। काफी दिनों बाद, मैं बोलूंगा 7-8 दिनों के बाद ये ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे कैश की पोजीशंस भी बिकी हैं और साथ में उन्होंने ऑप्शंस की पोजीशंस को भी थोड़ा बहुत बेचा है। तो इसलिए थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि डाटा अपडेटेड नहीं है। जो डाटा अपडेटेड होगा वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये डाटा अभी अपडेटेड नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, एक नंबर और हम आपको दिखा देते हैं, वो है रिटेल का। रिटेल ने कल फ्यूचर्स को थोड़ा बेचा है, कॉल्स को बेचा है। एफआईएस ने कल थोड़ा फ्यूचर्स को खरीदा है, कॉल्स को खरीदा है, बट वो भी कंप्लीट दायरे में, और इसके अलावा कुछ नहीं। आज आप वही प्ले करेंगे, पूरा 18,700 और नीचे 18,400 से 450, ये 250 पॉइंट की रेंज आपको भी तो रहेगी आपके पास।
चलिए, एफएनओ की पोजीशनिंग तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और इनफैक्ट जो है मौके कई सारे बनते हुए नजर आ भी रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक, जिस तरह से डिम्पी बता रहे हैं। डिम्पी, कल पीएफसी की बात आपने की थी, आज बताइए कौन से दो शेयर्स हैं जहां पर पोजीशन ऐड हो रही है या फिर शेड होती दिख रही है? देखिए, जब चर्निंग होगी तो दोनों के दोनों शेयर्स हमने निकाले हैं, एक शॉर्ट का भी और एक लॉन्ग का भी। एफ एंड ओ डाटा के बेसिस पर है, फिर भी अपने वित्तीय सलाहकारों से आप जरूर पूछ लेना। रेन इंडस्ट्रीज और हमने निकाला है सीमेंस शॉर्ट के लिए। शॉर्ट के लिए रेन सीमेंस है और लॉन्ग के लिए हमने रेन इंडस्ट्रीज निकाला है। मैं पहले सीमेंस पे आऊँगा जिसको आपको शॉर्ट करना है। 27 पॉइंट की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी को ये देखते हुए हमने बनाया है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ये शेयर बहुत अच्छा रिटर्न देके गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है थोड़ी फटीक सी आ गई है स्ट्रक्चर के अंदर और ये अपने 50 दिनों के एवरेज को ब्रेक कर रहा है। आगे हो सकता है इसके अंदर थोड़ी शॉर्टिंग और खुल जाए। कल भी शॉर्ट हुआ था, 0.4% का ओवाई था, उसका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए मेरा आज 100% कन्विक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 70-80% कन्विक्शन के साथ इस सीमेंस को कह सकता हूं कि आज इसमें एक बार हो सकता है शॉर्टिंग थोड़ी खोल जाए। इसलिए आप पहले 4-5 मिनट वेट कर लेना। अगर बाजार थोड़ा भी साइडवेज टू नेगेटिव रहता है तो आपके लिए अच्छा ट्रेड बन सकता है शॉर्ट साइड पे। अब आते हैं लॉन्ग साइड पे, वो है रेन इंडस्ट्रीज। आप यहां पे ध्यान रखिए, रेन इंडस्ट्रीज का एक शानदार ब्रेकआउट हो रहा है। ये अपने सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आ चुका है जो कि बाय सिग्नल देगा और इसके अलावा इसके अंदर 5% का ओपन इंटरेस्ट भी है। देखिए, बुल रन में ना आपको शॉर्ट्स के शेयर मिलते नहीं है, आपको हमेशा तेजी के ही शेयर मिलेंगे। इसलिए मेरा कन्विक्शन यहाँ पे काफी हाई है और मैं बोलूंगा 100% कन्विक्शन के साथ एक कॉल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 200 दिनों के एवरेज की तरफ अप्रोच कर रहा है। 50 दिन तोड़ने बाद जब शेयर 200 दिन की तरफ जाता है ना, वो 100% चलने की तैयारी करता है। तो इसके अंदर हमको कल फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी बनती हुई दिखी हैं। तो एफ एंड ओ टेक्निकल्स का डाटा देखते हुए रेन इंडस्ट्रीज थोड़ा ठीक लग रहा है। सीमेंस वीक है, उतना वीक नहीं बट फिर भी वीक है। अब आपको ये अच्छे प्रॉफिट्स नहीं देगा, कम से कम ये तो ये शेयर कह ही रहा है आपको। राइट, शुक्रिया इन स्टॉक्स को बताने के लिए। किरण जानी और वैशाली पारिक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए बाजार की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। वैशाली, गुड मॉर्निंग। किरण, आपको भी। वैशाली, कल हमने देखा कि बैंक निफ्टी टॉप से थोड़ा नरम होकर बंद हुआ। एक सेंस आ रहा है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग ऊपर में लोगों की इच्छा कर रही है कि एक बार पोजीशन ले लें। क्या काफी बढ़ा हुआ बाजार है, शायद उतना अग्रेसिव शॉर्ट अभी नहीं होना शुरू हुआ है, लेकिन इसको आप कैसे रीड करेंगे? लेवल्स की बात करें अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की। Very good morning to all of you. Actually, last week से हम देख रहे थे market was losing some steam. फिर दोबारा एक न्यू राउंड ऑफ बाइंग प्रेशर आया है एंड नाउ अगेन इट्स गोइंग थ्रू अ लल, बट द ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट। कहा जा सकता है दैट इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग। हम क्लैरिटी के लिए रुकेंगे, बायस अभी भी पॉजिटिव रहेगा। एक बार एक डिसाइसिव मूव 18,650 को क्रॉस करता है तो इट विल ब्रिंग इन फर्दर कन्विक्शन फॉर अ हायर मूव। तो मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है नियर टर्म बेसिस 18,500 के स्टॉप लॉस के साथ, और उसी अनुसार बैंक निफ्टी ऑल्सो 43,800 होल्ड्स अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। टाइम एंड अगेन हम देख रहे हैं वहां से बाउंस आ रहा है। सो जिस तरह अब ट्रेंड इंटैक्ट है, यही स्टॉप लॉस बना रहेगा और ऊपर के टारगेट्स ओपन है। तो बैंक निफ्टी के 45,200 एंड निफ्टी नीड्स टू क्रॉस 18,650। सर, आप कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे जिस तरह का डेटा हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कल एक लॉन्ग बिल्टअप हमने इंडेक्स के ऊपर देखा है और जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट फॉर्मेशन हमें दिख रहा है कि कल एक गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हायर लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन ऑप्शंस के जिस तरह के डेटा है, जैसे आप निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा देखोगे तो 18,500 के कॉल राइटर्स में थोड़ा अनवाइंडिंग हुआ है और कहीं ना कहीं अगर आप पुट राइटर्स देखोगे तो 18,600 के पुट राइटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। 1,83,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं, जहाँ के आप 18,500 के पुट राइटर देखोगे तो वहां पे 2,30,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सो कहीं ना कहीं 18,600 18,500 एक डिमांड जोन बन चुका है इंट्राडे के लिए। और कॉल राइटर्स की अगर हम बात करें तो 18,700 के ऊपर 1,64,000 का ओपन इंटरेस्ट है। सो कहीं ना कहीं ये 200 पॉइंट की रेंज में रहेगा। हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स ही है, कोई भी डिप आता है 18,500 450 में बाई करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 18,440 का मेंटेन करना है और ऊपर में हम 18,760 तक के टारगेट देख रहे हैं। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हम लास्ट फ्राइडे हमने देखा था कि 44,000 जो इसका इंपॉर्टेंट एक लेवल था उसके नीचे क्लोज दिया था। कल हमने 44,000 को रिक्लेम किया है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन है। अब 44,000 के अगर आप कॉल राइटर्स देखोगे तो वहां पर हमने थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं 44,200 जो लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था, वहां पे हम कॉल राइटर्स का एक बिल्टअप देख रहे हैं 1,26,000 लॉट का।
सो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो 44,000 से 44,200 ये 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होगा, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है अगर आइदर साइड ब्रेकआउट भी देता है तो 44,200 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्टेड है, जहां पे हम 44,600 के लेवल देख रहे हैं। सो बैंक निफ्टी के लिए 44,000 के ऊपर जब तक है तब तक हम लॉन्ग कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई डिप भी आता है 43,800 तक तो भी हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ आरबीआई पॉलिसी थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, थोड़ा कॉशियस के साथ ट्रेड करना, लेकिन कोई भी डिप आता है वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। 40,400 हमारा पोजिशनल स्टॉप लॉस है और हमारा पोजिशनल टारगेट 44,600 है। सो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स ही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। ओके, तो एक रेंज में रहेगा। मार्केट पॉलिसी वीक है और इसी के चलते, लेकिन सोमवार की शुरुआत अच्छी हुई है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव कल नजर आए थे। अब देखना ही होगा कि आज किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, लेकिन इंडेक्स वाइज दोनों एक्सपर्ट्स की खरीदारी की राय इस वक्त गिरावट में खरीदारी के ट्रेंड बनते हुए। लेकिन ये तो इंडेक्स पर आउटलुक था। अब आइए इनकी स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग आइडियाज को लेकर क्या है ये भी जानते हैं। वैशाली, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज आज आपने स्पॉट किए हैं? So, mid-cap में एक स्टॉक है पिरामल फार्मा, that is what I'm bullish on. काफी समय से चल रहा है, so मेरी राय रहेगी buy at every decline with 79 at support level. कल भी हमने देखा एक 9% का एक अप मूव आया था, 89 पे क्लोज हुआ था. So I would say buy now, buy also in decline for a target of 103. और दूसरा मैं अभी एक स्टॉक मुझे मिल रहा है, वो है मोरपेन लैब. जस्ट रेडी फॉर अ टेक ऑफ. 26 रुपीज का भाव अभी चल रहा है, सो 24 के स्टॉप लॉस के साथ 33 रुपीज के पोजिशनल ट्रेड रहेंगे. एंटरप्राइजेस का नाम काफ़ी बार बार आ रहा है, एंटरप्राइज और फार्मा, इनफैक्ट दोनों का ही आ रहा है। और फार्मा आज विशाली पारिक की लिस्ट में भी आ चुका है। 100 का टारगेट, 83 का स्टॉप लॉस। ये जब से नई सीरीज शुरू हुई है, नई सीरीज भी क्या, ये जब से कहेंगे कि ये छमाही शुरू हुई है, पिरामिल के दोनों ही शेयर्स थोड़े एक्टिव हुए हैं। थोड़ा आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। आज कुछ न्यूज़ है या कुछ चर्निंग हो रही है, या फिर ये इतने सस्ते हो गए थे दोनों कंपनियां ये डीमर्ज होने के बाद कि अब इनमें वैल्यू बाइंग हो रही है? डीबी, देखिए, अगर आपको याद होगा कि हम जिस दिन इनका रिजल्ट आया था तब से मार्क करा रहे हैं कि पिरामल फार्मा का रिजल्ट अच्छा आया था उम्मीद से, पहली बात। दूसरी बात, 200 वाला 60 में बॉटम किया। जितने भी आप जाने माने बड़े विशेषज्ञ बाजार में सुनते हो, दिग्गज इन्वेस्टर, सब नाम में नाम नहीं लूंगा, सब इसमें एक राउंड करके डुबकी लगा के जा चुके हैं, नुकसान करके। हर लेवल पे एवरेज कर रहे थे, भाव घटता ही जा रहा था। तो 200 पे लिया, 180 पे एवरेज, फिर 160 पे एवरेज, 140 पे एवरेज, 80-90 तक आते आते सबकी एक तरह से ढांढस टूट गया। 60 पे बॉटम हुआ, वहां से घुमा है, और इसमें राइट्स इशू 1000 करोड़ का प्रमोटर पैसा डाल रहा है। प्रमोटर पैसा डाल रहा है, रिजल्ट उतने खराब है नहीं, स्टॉक अंडर ओन्ड है, तो इसलिए इसके अंदर एक अच्छा रिबाउंड भी आ गया, जो टेक्निकल ब्रेकआउट वैशाली जिसकी बारे में बात कर रही है। लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में इसके ऊपर नजर रखिए, जैसे ही आपका राइट्स इशू बंद होगा वैसे ही मैनेजमेंट इसके बारे में बात कर पाएगा। अभी वो साइलेंट पीरियड में है, तो इसलिए इस स्टॉक के ऊपर नजर रखना जरूरी है। लेकिन किरण से भी जान लेते हैं उनके कॉल्स। किरण, आप कौन से स्टॉक से बात कर रहे हैं? सो हमारी तरफ से 2 कॉल है। पहला आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 600-620 के आसपास से ब्रेकआउट दिया, स्टॉक 660 तक गया। हमने लास्ट वीक ये स्टॉक डिस्कस किया। अब कहीं ना कहीं 640 के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। डेली चार्ट के ऊपर हम देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी बुलिश जोन के अंदर है, तो आईआरसीटीसी 643 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 664 जो अर्लियर पिवट पॉइंट है वो हमारा टारगेट रहेगा। जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो चांसेस है कि आईआरसीटीसी में एक बड़ा सा मूव आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ 664 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 630 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो कॉल है वो जिंदाल स्टील एंड पावर में है। मेटल्स के अंदर जिस तरह से डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड में मूवमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेटल में जो रीसेंट फॉल आया था वहां से स्टॉक अब एक रिबाउंड करने के लिए तैयार है। इंटरमीडिएट बॉटम बन चुका है, ऐसा हमें चार्ट को, इंट्राडे चार्ट्स को देख के लग रहा है। जिंदाल स्टील एंड पावर के इंट्राडे चार्ट्स आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कल उसमें 520 के आसपास रीटेस्टिंग करके स्टॉक 525 के आसपास क्लोज हुआ है। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 545 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 514 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे जिंदाल स्टील एंड पावर में। ओके, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्टील कंपनी सामने निकल के आई है। ये बात है कि स्टील यानी मेटल्स को तक फिर से एक्टिव हो रहे हैं, ट्रेडिंग कॉल्स में तब्दील हो रहे हैं। इसका मतलब इस डल मार्केट में भी अगर वो कॉल्स में तब्दील हो रहे हैं तो आगे चल के उनके दिन अच्छे रह सकते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, जिंदल स्टील पे आपका ये लेवल्स है। आईआरसीटीसी भी आपकी लिस्ट में है। अब एक काम करते हैं, त्रिमूर्ति शेयर्स भी जरा फटाफट से पता कर लेते हैं कि वो कौन से हैं। त्रिमूर्ति शेयर्स कौन से हैं? शरद, गुड मॉर्निंग, बताएंगे आप?
जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहने वाला टाइटन, और यहाँ पे जो है कंपनी की बाय आउट प्लान्स चल रही थी फुल कंप्लीट कैरेट लाइन की, वहाँ पे एक वैल्यूएशन हर्डल आ गया है। ऑलरेडी टाइटन 72% स्टेक होल्ड करती है, लेकिन कैरेट लाइन के जो फाउंडर्स है, जो रिमेनिंग स्टेक होल्ड करते हैं, उन्होंने जो है वैल्यूएशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया है जो बोफा ने दिया था। लगभग 6000 से 7000 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन देखा गया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैरेट लाइन ऑलरेडी टाटा का जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनर 2010 से था, लेकिन आगे जाते हुए एक रिवाइज्ड ऑफर आ सकता है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा कैनरा बैंक, और यहाँ पे जो है कंपनी प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है अपनी नॉन कोर एसेट्स को बेचने के लिए वाया आईपीओज। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो स्टेक्स हैं आपके कैनरा रोबेको एएमसी में और कैनरा एचएसबीसी लाइफ में, वो जो है सेल हो सकते हैं आईपीओ, और अभी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ बातचीत चल रही है। अब इन दोनों एंटिटीज़ में जो है कैनरा बैंक का 51% स्टेक है। इसके अलावा तीसरा स्टॉक रहेगा सांगी इंडस्ट्रीज़, और यहाँ पे उनकी आम जो है सांगी सीमेंट, यहाँ पे इनको जो है नॉन बाइंडिंग ऑफर्स आई है 2 और ऑर्गेनाइजेशन से। पहले तो ऑलरेडी आपकी श्री सीमेंट था ही, लेकिन अब जो है आ गया है निरमा ग्रुप और जेके ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे 40 to 72% स्टेक की जो है बिकवाली हो सकती है, और अगर इसकी एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो लगभग 6000 करोड़ का है, जिसमें डेट भी 1800 करोड़ शामिल है। एक काम करते हैं, सांगी इंडस्ट्रीज से शुरू करते हैं। शरद, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बताने के लिए सारी आज की खबरें। विशाली, ये सांगी इंडस्ट्रीज के एक बार चार्ट देखेंगे आप? ये 68 रुपये के आसपास का चल रहा है शेयर। एक बार इसमें देखिए कितना दम है। ट्रेंड तो फिलहाल ठीक ठाक है, कंसोलिडेशन हो चुका है अभी फिलहाल। सो एज लॉन्ग एज हम ये सपोर्ट मेंटेन करते हैं 65 का, आई थिंक दिस वुड बी रेडी फॉर अ न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम, बिकॉज फिलहाल इंडिकेटर्स भी ऐसा दिख रहा है कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। सो जब तक 65 का सपोर्ट इंटैक्ट है, मे बी ये एक दोबारा एक चाल चलेगा और गो टुवर्ड्स 75 77। सांगी इंडस्ट्री एक बायआउट कैंडिडेट है, इसको हम 6 महीने से आपको बता रहे हैं। इसका 6 महीने का ग्राफ दिखाई डायरेक्टर साहब, और अब अलग अलग खबरें इनफैक्ट आती ही जा रही हैं कि कैसे इसके चारों तरफ काम हो रहा है, बट अभी कोई एग्जैक्ट डील नहीं आई है। 6 महीने का सांगी इंडस्ट्रीज डायरेक्टर साहब, वो ज़रूरी देखना, क्योंकि भाव धीरे धीरे चलना शुरू हो गया था पहले ही। अभी तक कोई फर्म डील बाय आउट करने की जो मैनेजमेंट ने जिसको मान लिया हो दिखाई नहीं दिख रही है। 40 के लेवल से हम बता रहे हैं, 40-45 के लेवल। बिल्कुल, देखिए 6 महीने में कहाँ पे आया है। आगे बढ़ते हैं, कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं। किरण, कैनरा बैंक में एक सॉलिड तेजी आई, उसके बाद साइडवेज चला गया। 1 साल का चार्ट दिखाइए। अब खबरें ये आ रही है कि ये अपने 2 सब्सिडीज का आईपीओ करेगी, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। स्टॉक में दम आएगा क्या इसकी वजह से? एक सेकेंड राउंड इसके अंदर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है कैनरा बैंक में। चार्ट क्या कहते हैं? सो ओवरऑल पीएसयू बैंक्स की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह से निफ्टी पीएसयू इंडेक्स हमें दिख रहा है, चांसेस है कि वापस पीएसयू बैंक में एक अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। कैनरा बैंक में कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि एक अपसाइड हमने देखी थी, 211 वाला स्टॉक ऊपर में कहीं ना कहीं 350 तक गया। अब 350 हमने देखा कि जनवरी मतलब ये साल की स्टार्टिंग में गया था, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूस पिछले 4 महीने से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं 2 पिवट पॉइंट इसके बने हैं 330 तक। तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से हमें लग रहा है जिस तरह से रीसेंट फॉल आया था वहां से इसने भी डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट दिया है इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर, और डेली चार्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं आरएसआई के ऊपर डाइवर्जेंस है। सो डेफिनेटली कोई भी डिप आता है 310 305 तक तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। ओवरऑल पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 300 का मेंटेन करना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इमीडिएट लेवल पे हम 330 का टारगेट देख रहे हैं, और जैसे ही 330 का टारगेट का मतलब 330 का लेवल क्रॉस होगा उसके बाद उसके जो प्रीवियस हाईज थे 350 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। सो ओवरऑल सेटअप अच्छा है, कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से 300 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली लेना चाहिए। कैनरा बैंक पर ये राय, स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए खरीदारी के मौके यहाँ बनते हुए। लेकिन टाइटन के चार्ट्स में वैशाली, कंपनी प्लान कर रही है कैरेट लेन की जो बची हुई हिस्सेदारियों से खरीदने के लिए। हालांकि वैल्यूएशंस जो है वो हर्डल जरूर नजर आ रहे हैं। चार्ट्स को अगर देखेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैटर्न, पिछले 1 महीने में चार्ट्स में कोई एक्टिविटी खास नजर नहीं आई। ऑफकोर्स 6 महीने के चार्ट्स देखेंगे तो मजबूती खरीदारी के लेवल जरूर दिखे, लेकिन ताज़ा जो बातचीत है उसे देखते हुए कैरेट लेन के साथ 2010 से जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी उसमें एडिशन करने की खबरें आ रही हैं। चार्ट्स क्या बयां करते हैं? जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है, इट्स फैक्टर्ड इन, बिकॉज़ टेक्निकली कहा जाए तो स्टॉक इज इन ऑल टाइम हाई,
ओवरबॉट में है और इंडिकेटर वाइज नेगेटिव डाइवर्जेंस भी हो रहा है। सो आई थिंक द स्टॉक इज स्पीकिंग आउट। सावधानी से होल्ड करिए, होल्ड कीप विद द ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिए। ओके तो चलिए पोजीशन अगर है एग्जिस्टिंग पोजीशंस को इंटैक्ट रखें क्योंकि पिछले एक साल में मजबूती करीब 40% की यहाँ पर नजर आई है। कुछ इनोवेशंस, कुछ डेवलपमेंट्स इस वक्त न्यूज फ्लो के चलते टाइटन फोकस में रहेगा। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आइए जानते हैं। वमाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। गुड मॉर्निंग वमाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कैपिटल गुड्स स्पेस के साथ। हम देख रहे हैं कि क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्वेस्टमेंट साइकिल अच्छी तरीके से मोमेंटम पिकअप ज़रूर कर रहा है, पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है और ओवरऑल अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के चलते इन्हें L&T, अल्ट्राटेक और कमेंस पसंद है। इसके अलावा अंडर परफॉर्म की राय आ रही है उनकी तरफ से। कॉन्कॉर अपनी मार्केट शेयर लूज कर रही है। ABB के वैल्यूएशंस हाई है और इनफैक्ट करीब 20% प्लस के 20 ईयर कैगर को प्राइस इन कर रहे हैं और 13% EBITDA मार्जिन को भी ये प्राइस इन कर रहे हैं। और वोल्टास की अगर हम बात करें तो मार्केट शेयर और मार्जिन लॉसेस के चलते अंडर परफॉर्म की राय आ रही है। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे। CLSA का मानना है कि ओवरऑल शिपमेंट्स में हमने गिरावट देखी है स्लगिश कंज्यूमर डिमांड के चलते। इंडिया स्मार्टफोन शिपमेंट्स में करीब 16% की ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने मिली है, मगर 5G के शिपमेंट्स है यहाँ पर 27% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। ओवरऑल अगर हम देखें तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस नजर आ रहे हैं भारत के राइजिंग मोबाइल डेटा यूसेज, पेनिट्रेशन और आरपू ग्रोथ का फायदा लेने के लिए। इसके अलावा सनटेक भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि BKC में वीक परफॉर्मेंस देखने मिला था और ओवरऑल कुछ प्रोजेक्ट में डिलेज भी नजर आया था। ओवरऑल कंपनी की तरफ से 25% की ग्रोथ गाइडेंस आ रही है FY24 के लिए और ये अचीवेबल नजर आ रही है। तो जेफरी सनटेक पर अपनी खरीदारी की राय ज़रूर बरकरार रखी, मगर अपना टारगेट प्राइस 621 से घटाकर 415 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स पर। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स एक मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं FY24 में। ANP स्प्रेड्स हालांकि नॉर्मलाइज लेवल पर नहीं है। रूरल डिमांड की जो रिवाइवल है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा और एल नीनो एक की रिस्क है। ओवरऑल उन्हें HUL, ITC और डाबर पसंद है। हालांकि इनकी तरफ से बिकवाली की राय आ रही है ब्रिटानिया और नेस्ले पर, क्योंकि इनके वैल्यूएशंस उन्हें एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं। ठीक है वाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक दो शेयर्स और पकड़ते हैं इसमें से ही, इसमें क्या किया जा सकता है। वैसे एक सनटेक को लेकर भी एक रिपोर्ट आई है, उसके टारगेट प्राइस को घटाया गया है। ये जेफरीज की रिपोर्ट है, टारगेट प्राइस कर दिया गया है 415, ये 621 से था तो ये 415 कर दिया, पहले ये 621 था। एक बार सनटेक के बारे में पता करें किरण, एक बार चार्ट देखेंगे सनटेक। सो ओवरऑल सनटेक की अगर हम बात करें तो एक अच्छा सा राइज हमने दिखा था 280 290 के लेवल से एक ब्रेकआउट आया था ऊपर में, कहीं ना कहीं 600 तक ये स्टॉक गया था ड्यूरिंग लास्ट ईयर जनवरी 2020। वहां से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, डेली चार्ट के ऊपर भी अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब उसने रिसेंटली एक जो बॉटम बनाया था 270, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जिनके पास भी स्टॉक है 270 का स्टॉप लॉस आप जरूर रखना, क्योंकि अगर ये 270 का स्टॉप लॉस टूटता है तो लेवल टूटता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इसमें सेलिंग दोबारा आ सकती है। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट स्टॉक अभी चल रहा है, उस स्टॉक के अंदर ये मतलब इस सेक्टर के अंदर अभी अंडर परफॉर्म है। तो 270 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर रखना, अगर 270 टूटता है तो चांसेस है आप 230 240 तक का फॉल भी इसमें देख सकते हो। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए और जिनके पास है वो 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एमटार को लेके आइए डाक्टर साहब। कल एमटार में एक ब्लॉक डील हुई है और एमटार में प्लूटस वेल्थ जो कि दुबई बेस्ड एक फंड है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मिड कैप्स में काफ़ी अच्छा काम करते हैं और बाजार में बड़ा नाम है, 4.3% स्टेक खरीद लिया। एमटार का चार्ट दिखाइए आप, चार्ट्स में कैप्चर होगा किस तरह से एमटार, इसका 3 महीने 6 महीने का ग्राफ दिखाइए डाक्टर साहब, कल का ग्राफ दिखाइए। एमटार टेक, इसमें प्लूटस का 4.5% खरीदना 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, लेकिन एक रेंज में है ये 1800-1900 के। क्या ये ब्रेकआउट करेगा यहाँ से? चार्ट्स क्या कहते हैं? वैशाली आप चेक करके बताएं, एमटार यहाँ से भी क्या इसका मोमेंटम वापस आ सकता है? बिकॉज़ जिस तरह से ये स्टॉक चला है कल वॉल्यूम भी ठीक ठाक अच्छे से हुआ है जैसे कि आपने बताया। सो आई थिंक 1820 के स्टॉप लॉस के साथ अब मैं वीकली चार्ट जब देख रही हूँ, इट इज वेरी लाइकली टू रीटेस्ट द लेवल्स ऑफ 2500। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट बना के रखेंगे 2200 का 1820 के स्टॉप लॉस के साथ। व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा इसमें।
पॉजिटिव व्यू। लाओपाला लेके आई है किरण। लाओपाला का चार्ट भी काफ़ी दिनों के बाद, इसके अंदर निपॉन ने कल लाओपाला में ब्लॉक डील में माल लिया, स्टॉक 4% ऊपर था। इसका थोड़ा लंबा चार्ट भी देखिए, पिछले रैली में इसने बहुत पैसा बनाया था। अगर आप लंबा चार्ट देखें 3-4 साल का, फिर उसके बाद ये एक साइडवेज हो गया। अब हमने देखा है धीरे धीरे वापस ये अपने 52 वीक हाइक पे। क्या ये नेक्स्ट राउंड शुरू हो रहा है? इसमें 400 का भाव है अभी किरण। यस डेफिनेटली, अगर आपने जैसे बताया वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 450 के आसपास इसने टॉप बनाया था। उसके बाद हमने देखा कि 233 तक इसने बॉटम बनाया। अब वहां से आप वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो एक बड़ा सा कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी हम बोल सकते हैं। तो क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट है। जब से 400 के ऊपर, कल भी हम आगे हमने देखा था कि 400 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। कल अब एक ब्लॉक डील हुई है, वॉल्यूम्स के साथ इसने 400 का लेवल ब्रेक किया है। तो कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से हमें डेफिनेटली इसको लॉन्ग करना चाहिए। एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और 380 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको लॉन्ग करेंगे। ओवरऑल इसमें हम 450 का इनिशियल लेवल देख रहे हैं, और जैसे ही 450 का लेवल क्रॉस होगा ये न्यू टेरिटरी के अंदर एंट्री करेगा। इसके बाद इसमें और भी बड़े टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो एज ऑफ नाउ 380 का स्टॉप लॉस, करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग 450 का टारगेट। पॉजिटिव कन्विक्शन, 380 का स्टॉप लॉस, 450 के लक्ष्य। यहां से भी और तेजी के आसार नजर आते हैं किरण को। वैशाली, IEX इंडिया एनर्जी एक्सचेंज कंपनी की मे अपडेट आते हुए दिखे, और मे अपडेट की अगर बात करें ओवरऑल वॉल्यूम्स जो हैं सालाना आधार पर 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली, और ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो हैं अचीव करती हुई कंपनी ने देखी। हालांकि पिछले हफ्ते या अगर देखें नतीजों के बाद एक नैरोइंग पोजीशन जरूर देखने को मिली थी, क्योंकि नंबर्स जो वो कमजोर नजर आए थे। लेकिन IEX में के जो ताज़ा अपडेट्स आए हैं उसके बाद क्या चार्ट्स आज पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, या फिर इसे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? एक्चुअली ये स्टॉक काफी समय से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये एक मूव ब्रेकआउट दे रहा है, फिर फिजल आउट हो रहा है। सो फिलहाल जिनको लेना है, आई डोंट से मच अबाउट इट, बट शॉर्ट टर्म एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं 150 के स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज कल की जो कैंडल बन रही है, इट लुक्स दैट न्यू राउंड ऑफ बाइंग हैज बिगन। सो 150 और स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 158 160, और स्टॉक को 163 के ऊपर सस्टेन करना है टू लुक फॉर हायर टारगेट्स 175। सो एक छोटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे बन सकती है। एक शेयर है ब्रिटानिया। आज ने एक CLSA की रिपोर्ट आई है, अभी विमाक्षी थोड़ी देर पहले बता रही थी। अच्छा, डिफेंस को लेकर हम 9:40 पर एक खास सेगमेंट आपके लेके आने वाले हैं। इसके बारे में हम आपको एक बार फिर से जानकारी दे रहे हैं। डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, जैसे MTR के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको अजय बता रहे थे कि प्लूटोस ने बकायदा 4% हिस्सेदारी खरीद ली सीधा, और इस तरह भाई बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं डिफेंस वाले शेयर्स ने। इसको लेकर एक चर्चा 9:40 पे होगी, खदीजा हमारे साथ होंगी, उनसे हम ये डिस्कस करेंगे। खैर, आगे मैं बात कर रहा था CLSA वाली रिपोर्ट की। अभी विमाक्षी आपको रिपोर्ट बता के गए जो कि FMCG के ऊपर थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने अपने शेयर्स भी बताए कि उनको लाइक क्या, उनके डिसलाइक क्या है। उनके डिसलाइक में ना ब्रिटानिया है CLSA का, लेकिन मेरे को चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है उसको बाय करने की। एक बार किरण, ये कंफ्यूजन है। CLSA कह रहा है कि उनकी डिसलाइक की लिस्ट में ब्रिटानिया और नेस्ले है, और चार्ट्स देख के ऐसा कर रहा है कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है ब्रिटानिया के अंदर एंटर करने की। ये कंफ्यूजन को दूर कीजिए आप। सो ब्रिटानिया का ओवरऑल आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 4000 के आसपास ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में था। ऊपर में आप देखोगे तो 47-4600 का एक टॉप था। उसके बाद हमने नीचे में कहीं ना कहीं स्टॉक ये 20, 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे गया था, लेकिन वापस उसने अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया। डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, और ये टेक्निकली तो काफी अच्छे सेटअप के अंदर है। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो काफी बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, कहीं ना कहीं 4500 का स्टॉप लॉस बन रहा है। जब तक 4500 होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से जिनके पास ये पोर्टफोलियो में उनको भी होल्ड रखना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से भी अगर किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं। जिस तरह का ये कप का साइज है, कहीं ना कहीं यहाँ से 300 से 400 रुपए की अपसाइड एज पर टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से हमें लग रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। 48-4900 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 4500 का, और कहीं ना कहीं ये पोजिशनल कॉल है, तो यू टू गिव अ टाइम, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का टाइम होराइजन हो तो ही ये ट्रेड में आप एंट्री लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, विनोद मोदी को भी अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। विनोद, मैं आपसे AMC स्पेस के बारे में बात करना चाहूंगा। डायरेक्टर साहब, ये सारे स्टॉक्स में जो अब बताऊंगा उनको 3 या 6 महीने में ही आप फायर करें। HDFC AMC, आनंद राठी वेल्थ, 360, अब जो पहले IIFL वेल्थ हुआ करता था,
फिर आप देखिए बिरला सन AMC, और आप निपॉन AMC ले आइए। विनोद, मैं आपसे इन स्टॉक्स के इसलिए पूछ रहा हूं कि आज बजाज फिनसर्व अपना AMC आर्म लॉन्च कर रहा है। उनका वो टेक्नोलॉजी बैक्ड पैसिव AMC के तरफ जा रहे हैं ज़्यादा। हमने देखा है कि आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे नए AMC प्लेयर्स आ रहे हैं। PMS से AMC वालों को ऑलरेडी प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि एक्टिव पैसा जो है PMSs की तरफ जा रहा है। और मैं एटलीस्ट ऐसे कुछ 6-7 प्लेयर्स को जानता हूँ, फॉर्मर CIOs हैं, बड़े PMS वाले हैं, ब्रोकरेजेस भी हैं 2-3, जो अपने अपने AMC आर्म म्यूचुअल फंड अपना उनका लाइसेंस मिल गया, लॉन्च करने वाले हैं। इस स्पेस में आपको वैल्यू दिखती है बढ़ेगा या कंपटीशन बढ़ने की वजह से आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई देता है? ये HDFC AMC जो FNO में 1600 का लो बना के, बॉटम बना के अब 1950-2000 की तरफ जा रहा है, आपकी क्या राय है विनोद? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी एंड ऑल पैनलिस्ट। जहां तक ये स्पेस का है, दो चार चीज। एक तो जो ग्रोथ आउटलुक के ओवरऑल AMC स्पेस में काफी बढ़िया है, राइट। इस पे SIP की सुविधा होती है, राइट। अगर किसी ब्रोकर के पास बहुत सारे डीमेट अकाउंट्स अगर हैं तो उनके भी फायदा मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली। और लास्ट अगर 5 से 7 साल देखें तो इनका जो ग्रोथ रेट रहा ओवरऑल 15% प्लस का रहा है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल AUM। 40 लाख करोड़ का इंडिया का AUM चाहिए, बट स्टिल अगर देखें तो मतलब कंपेयर टू अदर डेवलप्ड और डेवलपिंग लार्ज इकोनॉमीज, हमारा जो स्पेस है कंपेयर टू GDP, ये भी अभी भी नेसेंट स्टेज पे, तो ग्रोथ आउटलुक काफी बढ़िया है। लेकिन अब ये जो फ्रंट लाइन कंपनी है, चाहे HDFC AMC हो गई या फिर निपॉन हो गया या फिर जो भी अदर आदित्य बिरला ग्रुप वाली हो गई कंपनी, ये सब लास्ट 2 सालों में देखे तो प्रेशर फील किए बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी रीजन, जिनके वजह से देखो TR का जो TR में जो भी चेंजेस किए हैं सेबी में, उसके वजह से इनको मार्जिन प्रेशर आए हैं। और ये मार्जिन प्रेशर हमें लगता है कि भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि वो पूरा अभी मार्जिन प्रेशर वो दिखा नहीं है इनके ये में। और जो अभी ये बात कर रहे हैं कि TR में हम ये जो ब्रोकरेज और जो अदर स्टैट्यूटरी चार्जेस आते हैं वो भी इंक्लूड करेंगे, तो ये सब चीज है जो थोड़ी सी नेगेटिव को ये सेक्टर में दिखाता, जिनके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी का कैसा भी अनुमान करेंगे उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अर्निंग्स में आउटलुक उतना बेहतर नहीं आ रहा है। बट यस, अगर किसी को मुझे लगता है कि 3 से 5 साल के अगर हिसाब से अगर ये सेक्टर लेना है तो मुझे लगता है ये फ्रंट लाइन कंपनी HDFC AMC खासकर अगर मैं बात करूं तो इनका सबसे बड़ा कंसर्न होता था कि इक्विटी सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली लूज कर रहा था, जो अभी टू एन एक्सटेंट वो जो कंसर्न था वो भी चला गया है। तो मुझे लगता है कि अभी वो कंसर्न जाने के बाद जो थोड़ी सी भी अगर ये रेगुलेटरी वाला जो है उसके में थोड़ा क्लैरिटी इमर्ज आता है इनकी जो मार्जिन की, राइट, तो मुझे लगता है ये स्पेस अच्छा कर सकता है। बट ओवरऑल एज ऑफ नाउ मेरा व्यू थोड़ा वेट एंड वॉच का रहेगा, क्योंकि मार्जिन क्लैरिटी अभी भी खुल करके नहीं है ये स्पेस में। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। कल हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा स्टॉक्स में काफी तेजी आ रही थी। BL कश्यप को लेके आइए डेटा साहब, इनको कल शाम को एक ऑर्डर भी मिला है बड़ा। BL कश्यप दिल्ली की इंफ्रा कंपनी है, काफी प्रेस्टिजियस ऑर्डर्स है। इसके चार्ट जरा देख के बताइए किरण। 38 रुपए का इसका स्टॉक है, 40 क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर क्रॉस करता है 40 तो क्या एक नए ऑर्बिट में जा सकता है? कौन सा स्टॉक है? BL कश्यप, 38 रुपए का क्लोजिंग है कल। BL कश्यप की अगर हम बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हम दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं 35-38 लेवल के आसपास का इसका पिवट हाई था, उसको रिसेंटली उसने क्रॉस किया समवेयर अराउंड मिड अप्रैल में। स्टॉक ऊपर में कहीं ना कहीं 43-45 तक गया, वहां से एक राउंडिंग टॉप बना के स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है और उसके प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल को होल्ड किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं जब तक ये 35 का लेवल होल्ड करता है, जिनके पास इसमें बने रह सकते हैं, नए प्लेयर को अगर एंट्री लेनी है तो 35 रुपीज का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करना। अगर 35 का लेवल टूटता है तो फिर चांसेस है वापस अपने 200 डेज मूविंग एवरेज जहां पे 30 वहां तक जा सकता है। सो ओवरऑल 35 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऊपर में 42-43 का एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो क्रॉस करेगा वहां से एक नया ट्रेंड चालू होगा। तो एज ऑफ नाउ रेंज के अंदर है 35 से 42, लोअर बैंड के ऊपर अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए 35 का स्टॉप लॉस के साथ। मैं देखा कि कंज्यूमर टेक कंपनीज में जो एक रीसेंट IPO आया था 2 साल पहले, उसमें कार ट्रेड भयंकर तेजी हमने देखी, 15-16%। अभी मैनेजमेंट भी मिले हैं शायद कुछ एनालिस्ट कम्युनिटी से। कार ट्रेड के चार्ट्स अगर आप देख के बताएं, कल का चार्ट दिखाएं, 15-16% ऊपर बंद हुआ है। ये काफी दिनों बाद हमने ये ब्रेकआउट देखा है।
वैशाली जरा कार ट्रेड, क्योंकि जोमेटो चल रहा है, पॉलिसी बाजार, पेटीएम वगैरह, क्या उसके साथ में ये भी चल रहा है? क्या इसमें एक बॉटम बन चुका है? तो ये तो न्यू जनरेशन स्टॉक जो कहा जा सकता है इसको, तो कल की जो कैंडल हुई है इट्स वेरी बुलिश, बट फॉलो अप ट्रेड बाइंग अप आना चाहिए। फिलहाल नियर टर्म रेजिस्टेंस आएगा 500 अगर क्रॉस करता है देन आई थिंक इट इज अ फर्दर कन्विक्शन बाय, और ये स्टॉक 550 580 की तरफ जा सकता है। तो कल के एक कैंडल से व्यू नहीं बना सकते, बट ऑफ कोर्स ट्रेंड रिवर्सल जरूर हो चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है, बट 500 नीड्स टू बी क्रॉस्ड। टेक्नोलॉजीज 500 के लेवल्स का इंतजार होगा, इन स्तरों को वॉच लिस्ट में रखें। कैपिटल गुड्स स्पेस पर विनोद, क्रेडिट स्विस की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उनका ये कहना है कि ये स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिकअप कर रहा है। काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइज हमने देखे भी हैं और आने वाले दिनों में भी सरप्राइजेस नजर आएंगे। प्रिफर्ड बेट की लिस्ट में L&T और कमिंस के वैल्यूएशंस इन्हें अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, और इसी लिस्ट में अल्ट्राटेक भी उन्होंने शामिल किया है, क्योंकि पार्टली एक साइक्लिकल वॉल्यूम ग्रोथ है जो कि पॉजिटिव दिख सकता है। आपकी राय क्या होगी पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स स्पेस पर? हाँ, कैपिटल गुड स्पेस ऐसा है कि मुझे ये साइकिल में मुझे लगता है कि इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। जब हम कैपेक्स साइकिल ओवरऑल देख रहे हैं कि काफी हमें सुधरता हुआ दिखा जा रहा है, और ये जैसे 2000 FY22-23 का अगर कैपेक्स देखे, चाहे गवर्नमेंट की कैपेक्स हो जो अभी तक वो सपोर्ट करता था, अभी यहाँ से प्राइवेट कैपेक्स भी इम्प्रूव होता दिख रहा है। और एट द सेम टाइम जो बहुत सारी थीम निकल के आ रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के साइड में, तो जिनके वजह से अपॉर्चुनिटी स्पेस ही ओवरऑल कैपिटल गुड्स कंपनीज के लिए काफी बढ़ गया है। खासकर कुमिंस का अगर मैं बात करूं तो उनके भी अगर आप कॉन कॉल को समझे तो वो मैनेजमेंट का जो कमेंट्री था काफी बेहतर था, और जो ग्रोथ आउटलुक जो उसने दिया वो भी काफी बेहतर नजर आ रहा है। L&T में डेफिनेटली मार्जिन की क्लैरिटी थोड़ी सी और उभर के आनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम जिस हिसाब से ऑर्डर बुक का उनका ग्रोथ का गाइडेंस रहा है, मुझे लगता है कि वो मोस्टली वो ये साल बीट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे ऑर्डर बैकलॉग जो बुक इनफ्लो का जो गाइडेंस है थोड़ा सा मुझे लगा कंजर्वेटिव है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हिच वी आर सीइंग। मुझे लगता है उस हिसाब से ये काफी इनके ऑर्डर बुक में काफी बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले क्वार्टर्स में। हो चुकी हमें ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर 2024 वुड बी जनरल इलेक्शन, तो प्री इलेक्शन स्पेंडिंग भी काफी ज्यादा होने की संभावना है, जिसके वजह से ये सारी कैपिटल गुड्स कंपनी मुझे लगता है कि अच्छी खासी कारोबार कर सकती है। ओके, तो चलिए कैपिटल गुड्स स्पेस पर काफी अच्छा कॉन्फिडेंस। लेकिन इस बीच हमारी टेक्निकल पैनल पर कुश बोरा भी जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से ट्रेडिंग आइडिया स्पॉट किए, बाजार की चाल कैसे देखेंगे आप? जी हाँ मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आप सभी को और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप तो वेरी सिमिलर लग रहा है पिछले 1 से 2 दिन का, कि यहाँ पे हो सकता है कि इंडिसेस को एक स्पीड बम्प मिले, नॉट अ स्टॉपर बट एक स्पीड बम्प मिले, जहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं। अब मार्केट्स को ऊपर जाने के लिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करें 18500 18450 के जोन्स के आसपास और फिर वहां से रिबाउंड करें, या ट्रिगर मिले। सो आरबीआई की पॉलिसी कुड परहैप्स एक्ट एज वन ऑफ दोस ट्रिगर्स। अप अंटिल देन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ही रहेंगे, तो इंडिसेस पे बहुत बड़ा मूवमेंट ना एक्सपेक्ट करते हुए हम स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान देंगे। वैसे इंडिसेस पे 18400 का सपोर्ट ऑन निफ्टी, 18700 का रेजिस्टेंस जोन, वहीं बैंक निफ्टी पे 43800 का सपोर्ट जोन एंड 44500 का रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा। इसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करूं तो चोलामंडलम फाइनेंस ये आज का मेरा एक टॉपिक है। यहाँ पे पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन चल रहा था अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद, और ये अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, और मोमेंटम इंडिकेटर्स में हमने हल्का सा टर्न अराउंड होते हुए देखा है। सो यहाँ से एक और जो रैली है ये शुरू हो सकती है। तो अगर एक नियर टर्म ट्रेड लेना चाहें तो 1055 और 1070 के टारगेट्स के लिए इसमें प्ले करें, 1030 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं ऑन द अदर हैंड एलेकॉन इंजीनियरिंग, वेरी सिमिलर स्टोरी, हमने एक अच्छा खासा इसमें भी डिप आते हुए देखा था, बट इसने भी अपना 20 डे मूविंग एवरेज रिस्पेक्ट करके एक अपर ट्रेजेक्टरी जो है ये शुरू कर दी है। सो यहाँ पे भी आप 558 यानी 558 के पहले टारगेट, 565 के दूसरे टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये आपका 547 का रहेगा। कुछ स्टॉक्स हमने ढूंढे हैं आपके लिए जहां पे थोड़ा स्ट्रेट देखने को मिल सकता है। उसमें से जो कुछ सर्किट वाले स्टॉक्स हैं उनमें 2 शेयर बड़े इंटरेस्टिंग थे, लेकिन क्योंकि अब वो सर्किट माफ़ कीजिए वो बैन वाले शेयर्स बन गए हैं, तो जरा पता कर लेते हैं उनमें करें क्या। पहला था इंडिया सीमेंट, काफ़ी चर्चा हो रही थी। दूसरा है मन्नापुरम फाइनेंस, एक वीक स्ट्रक्चर है। वैशाली मैं आपके पास आ रहा हूँ।
मन्नापुरम आप भी चेक करेंगे, आपको भी दिखेगा एक वीक स्ट्रक्चर है ना, 200 दिनों के एवरेज ब्रेकडाउन, डेज लो, कल शॉर्टिंग भी हुई है, लेकिन ये एफ एंड बैन में आ गया है। ये रुक जाएगा या फिर अभी और टूटेगा? आपको लग रहा है कि और टूटेगा ये? तो वेरी इंपॉर्टेंट के फिलहाल मुझे लग रहा है जिस तरह से कल की कैंडी बनी है, वेरी लाइकली इट कैन ब्रेक, और आई थिंक 108 107 तरफ तो जरूर जा सकता है। तो अभी बायस करेक्टिव हो चुका है उसमें। कल हमने देखा कि डिफेंस स्टॉक्स में भरपूर तेजी देखने को मिली। बहुत दिनों बाद इस तरह का मूव देखा हमने। डायरेक्टर साहब लेके आइए कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच लेके आइए, कल के ग्राफ सबके आप लेके आइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स। मैंने बहुत दिनों बाद एक ऐसा मूव देखा जो एकदम सिंक्रोनाइज सारा मूव था। दो ट्रिगर, एक तो डिफेंस सेक्रेटरी साहब का, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी साहब का कमेंट, और दूसरा एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक डिफेंस फंड भी क्लोज कर रहा है। तो लोगों को लगा शायद इसमें दबा के बाइंग आएगी, बट ब्रेकआउट का डेटा अगर हम देखें, डिलीवरी डेटा जो आया है, अच्छी खासी डिलीवरी भी मार्क हुई है इन सारे स्टॉक्स में। दो चार स्टॉक्स के टेक चेक करके बताएं आप कुछ कि ब्रेकआउट, मजबूत ब्रेकआउट किसमें है, और अगर पोजीशन ले रखी है तो कहां पे स्टॉप लॉसेस रखें। एक तो एचएल का बताइए और आप गार्डन रीच का बताइए। हालांकि हमने डिटेल चैट वैल्यूएशन वगैरह पे 940 पे रखा है, लेकिन कुछ टेक चेक्स आपसे ले लेते हैं। तो अजय, आई थिंक कल हमने ड्यूरिंग द शो, मॉर्निंग शो, ये डिस्कस किया था कि एचएएल का क्या स्ट्रक्चर है, और हमने यही मेंटेन किया था कि थोड़ा सा पॉज देखा था हमने साल के शुरुआत में। उसके बाद से जो रैली रिज्यूम हुई है उसमें कहीं ना कहीं कोई भी स्टॉपर नहीं लगा है, अच्छे खासे अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन के कुछ दिन होते हैं, बट दैट इज समथिंग दैट यू टेक इन योर स्ट्राइड। सो ये अपवर्ड मूव जो है मुझे लग रहा है यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। तो 3400 के टारगेट के लिए आप एचएएल में या तो बने रह सकते हैं या फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। इन आइदर केस जो स्टॉप लॉस है आप आपका 30 to 40 के आसपास लेके चलेंगे ना, दैट इज अ लेवल दैट आई विल वॉच फॉर इन एचएएल। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। मुझे ध्यान है तब मानसी ने ये भी पूछा था कि कोई और स्टॉक हो आपकी नजर में तो बताइए, एंड इट जस्ट सो हैपेंड दैट दैट स्टॉक वाज मज़गांव डॉक, जो हमने करीब 850 या 860 के लेवल्स के आसपास डिस्कस किया था। स्टॉक की क्लोजिंग करीब 890 के आसपास आई है। तो ये अगर किसी पोर्टफोलियो में रह गया हो या किसी ने ट्रेडिंग बेट ली हो, तो मैं कहूंगा हालांकि ये अभी ओवरबॉट है, बट इसमें अभी भी बने रहे, बिकॉज कल काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें हमने एक बहुत बड़ा मूव आते हुए देखा था। तो मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है। तो फ्रेश पोजीशंस तो ना लें, लेकिन जो स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेल करके 945 के जो लेवल्स हैं इनके आसपास कर दें। सो मज़गांव डॉक वाज वन स्टॉक दैट वी डिस्कस्ड। और एक स्टॉक जो आपने पूछा, गार्डन रीच, अगेन यहाँ पे भी हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था, बट स्टॉक हैज क्लोज्ड ऑफ इट्स हाइज ऑफ द डे, और जो हाई पॉइंट्स बने हैं 530 के करीब, वो इसके मीडियम टर्म रेजिस्टेंस जोन्स भी रहे हैं। तो इन तीनों में से मैं कहूंगा एचएएल इज समथिंग दैट यू कैन स्टिल टेक फ्रेश पोजीशंस इन। बाकी जो दो हैं उनको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इनमें अभी भी बने रह सकते हैं, मोमेंटम मिल सकता है। फ्रेश पोजीशंस थोड़ा सा डिप पे ही ले तो बेटर रहेगा। बिल्कुल कुश, गुड कॉल ऑन मज़गांव डॉक। और अब एचएएल पर है आपकी नजर, लेकिन पूरे डिफेंस स्पेस पर सिर्फ टेक्निकल नजरिए तक ही सीमित नहीं रखेंगे हम हमारे व्यूअर्स को। फंडामेंटल आउटलुक हमारे मार्केट एक्सपर्ट के साथ साथ खान की खदीजा मंत्री भी आज 9:40 पर हमारे साथ जुड़ेंगी। सारे के सारे डिफेंस शेयरों पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करेंगे, और साथ ही कौन से स्टॉक्स उन्हें पसंद आते हैं इस पर भी विस्तार से इस सेक्टर पर 9:40 पर बातचीत होगी। लेकिन विनोद, कंज्यूमर स्टोरी, कंजम्पशन स्पेस को कैसे देखते हैं? सीएलएसए की ताजा रिपोर्ट की माने तो अब भी एचयूएल, आईटीसी, डाबर जैसे स्पेसेस हैं जो कि काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। हालांकि ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे काउंटर्स जहां हाई वैल्यूएशंस के चलते कंसर्न्स भी नजर आ रही हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स किस तरह के देखेंगे हम, और क्या आपको लगता है रूरल डिमांड रिवाइवल जो है वो एक तरह से कंजम्पशन को सपोर्ट करेगा? देखिए, ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस के लिए अगर बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में जो सबसे अच्छी चीज हुई है इन सारे कंज्यूमर कंपनीज के लिए कि इनके जो आरएम कॉस्ट थे वो कम हो गए, और जो अभी आने वाले क्वार्टर में भी उनकी रिफ्लेक्शन रहेगी। तो ये एक मुझे लगता है काफी बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। और एट द सेम टाइम अगर मार्जिन में देखें तो मार्जिन चूंकि आरएम कॉस्ट की वजह से जितने लोगों अपेक्षा थे कि मार्जिन बूस्ट होगी, उतने हिसाब से नहीं हो पा रही है। इसकी सिंपल रीजन यही है कि एक तो ये सारे कंपनी अपने एड एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, और दूसरा रिडक्शन, जो भी इनपुट कॉस्ट में रिडक्शन हुआ थोड़ा पास ऑन भी कर रहे हैं। तो मार्जिन में डेफिनेटली बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आया है। गोइंग अहेड मुझे लगता है कि ये जो मानसून की ट्रेजेक्टरी रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये सारे कंपनियों के लिए, और वॉल्यूम, खासकर वॉल्यूम ग्रोथ को देखने के लिए। लास्ट वैल्यूएशन से अगर उस कंपनी को बात
बात करें जैसे HUL हो गए, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, डेफिनेटली जो HUL वैल्यूएशन अभी 50 प्लस जो है FY24 रनिंग लुक्स टू बी एट हायर साइड, उसमें री रेटिंग की तो आपको उम्मीद तो नहीं है, लेकिन यस अगर जिस हिसाब से अगर कंपनी का मैनेजमेंट कमेंट्री समझे कि वो 80% जो उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जहाँ पे कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन हो रहा है, तो एक चीज ये बताता है कि अगर इनको इनके 50 प्लस का अगर वैल्यूएशन मल्टीपल मिल रहा है, तो ये चीज है कि मार्केट शेयर गेन के कारण और इन जिस हिसाब से इनकी नेटवर्क बढ़ रही है उस हिसाब से डबल डिजिट अर्निंग्स तो इसमें अभी भी अनुमान की जा सकती है। तो ओवरऑल मुझे बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं लग रहा है ये स्पेस में, बट यस कुछ जो की इवेंट्स होंगे, आई मीन खासकर रूरल कंजम्पशन बिकॉज ऑफ मॉनसून थिंग, वो आई थिंक नियर टर्म में वेट एंड वॉच रहेगा। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स के बारे में और पता कर लेते हैं। एक दो स्टॉक्स मैंने और भी निकाल के रखे हैं। ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी F&O बैन में चला गया, साथ ही इंडिया सीमेंट भी बैन में चला गया। इंडिया सीमेंट काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन बैन में जाने से कितना फ़र्क पड़ेगा किरण, एक बार आप इसको देखेंगे। इंडिया सीमेंट 202 से, और उस दिन से जिस दिन से चेन्नई सुपर किंग्स जीती है, हाँ 202 से 220 तक हो गया, बस बहुत हो गया क्या और चलेगा? सो ओवरऑल अगर नीचे से हम देखें परसेंटेज वाइज, डेफिनेटली 180 वाला स्टॉक अभी 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म में अच्छी रैली आ गई है, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो सकता है। स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कल क्लोजिंग दी है, तो जब तक ये स्टॉक 210 208 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक इसमें चांसेस है कि हम एक शार्प अपसाइड देख सकते हैं। चांसेस है कि थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट भी हो, लेकिन 208 का हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जब तक 208 होल्ड है तब तक चांसेस है ये स्टॉक ऊपर में वापस 240 250 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऑलरेडी एक रैली आ चुकी है, तो लेट इट कंसोलिडेट और 208 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एक और शेयर भी है सन फार्मा, धीरे धीरे करके फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कुछ सेलेक्टिंग ऐसे शेयर्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स, कुछ पोजीशंस ठीक बनती हुई दिख रही हैं। एक बार विशाली आपका रिकमेंडेशन चाहिए सन फार्मा पे, एक बार जरा सन फार्मा आप चेक करेंगे। मैं इसको प्लस तो करना चाहता हूँ, लेकिन किश्तों में करूँगा प्लस, तो ठीक फैसला ले रहा हूँ ना, यानी कि हर 10-20 रुपए के गैप पे करूँगा प्लस। बिल्कुल डिम्पी, देखिए क्योंकि स्टॉक को अगर मैं देखूं तो जो हमें अच्छा खासा अपमूव देखने मिला है रिसेंट 10 से 15 दिन में, ये हालांकि वॉल्यूम बैक्ड है, मोमेंटम इंडिकेटर सेटअप भी पॉजिटिव है, लेकिन अब मैं देखूं तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस के करीब आ गया है, विच इज 1025 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास आ गया। कल भी अगर हम देखें तो ऑफ हाइज ये क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि आपको अगर स्टॉक में डिप्स मिलते रहें तो आप इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट करते चले, रादर देन टेकिंग ऑल ऑफ इट एट वन गो। तो 1025 के जो लेवल्स हैं ये सरपास होने के बाद यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मोमेंटम है ये आपको अच्छा खासा फिर से तेजी से लौटते हुए दिखेगा, एंड देन द स्टॉक कैन हेड टू 1075 लेवल्स। सो ये बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इंक्रीमेंटल बाइंग करते चलें। स्टॉप लॉस जो है इन दिस केस आपका रहेगा 980 के जो जोन्स हैं इसके पास। मोमेंटम है, हल्का सा रेजिस्टेंस के करीब है, इसीलिए हम क्वांटिटी थोड़ी कम रख के बाइंग कर सकते हैं। कुछ केमिकल स्टॉक्स में अच्छे ब्रेकआउट नजर आए कल। सुदर्शन केमिकल रिजल्ट के बाद एक बार चला, फिर ठंडा हो गया। कल भी 5% अच्छा ब्रेकआउट से दे रहा था और वॉल्यूम बैक्ड मूव था। वैशाली जरा इसके चार्ट चेक करके बताइए। सुदर्शन केम ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन के राउंड के बाद थोड़ी एक्टिविटी दिखाना शुरू कर रहा है, और कल भी अगर आप देखें तो लास्ट आवर में खींचा है, किसी ने माल पूरा समेट लिया। जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं, 3-6 महीने का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। तो ये स्टॉक मैं काफी समय से ट्रैक करती आई हूँ। आई थिंक पहले भी मैंने चैनल पे ये रेकमेंड किया था, लेकिन तब चला नहीं था, बट नाउ इट्स गॉट इनटू अ वेरी स्ट्रांग मोमेंटम एंड मेरा व्यू रहेगा बुलिश। बाय एट एवरी डिक्लाइन 440 का नाउ नियर टर्म सपोर्ट रहेगा, एंड माय पोजिशनल टारगेट वुड बी 550 to 600। तो एक लंबे नजरिए से आप देखेंगे तो ये चार्ट बहुत ही पॉजिटिव बन रहा है, एंड वेट फॉर अ टारगेट ऑफ 550-600। कल केमिकल प्लेस में अच्छा ब्रेकआउट नजर आया था। टाटा केमिकल के चार्ट ने भी कल अच्छा एक्शन दिखाया, तो ऑलमोस्ट 5% हाई वॉल्यूम्स के चलते और रीस्ट्रक्चरिंग जो कि इनके यूएस ऑपरेशंस में नजर आने वाली है, इस खबर के चलते स्पेस में, इस स्टॉक में पर्टिकुलरली हमने मजबूती देखी थी। आइए अब मुनाफे का फंडा इस सेगमेंट का रुख करते हैं। हमारे इस खास सेगमेंट में अपनी मुनाफे का फंडा दमदार पिक्स लेकर रोहन मेहता टर्टल वेल्थ से अब हमारे साथ जुड़ गए। गुड मॉर्निंग रोहन, बताइए कौन से शेयर्स आपके रेडार पर हैं?
या सी हमारे जो स्टॉक्स है वो एक बहुत यूनिक मिक्सचर से हम बाय करते हैं। एक तो उसमें वैल्यू बहुत होनी चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ पे होना चाहिए और टर्न अराउंड बिजनेस होना चाहिए। तो दो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में भी है, हमारा बाइंग इंटरेस्ट भी है और हमारे फंड में भी है। फर्स्ट इज वॉल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स। सो एक टारगेट है 10,000 रुपीज का 1 ईयर के प्राइस, 1 ईयर के सेगमेंट पे। कंपनी पावर ट्रांसफॉर्मर का बिजनेस करती है, एक्सट्रीमली क्लीन बैलेंस शीट है, जीरो डेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू है, कंपनी अभी भी 20 टाइम्स पे मिल रही है। आप पूरी कोई भी पावर कंपनी देखोगे, आपको कभी भी कोई कंपनी नहीं मिलेगी जो इतनी क्लीन बैलेंस पे होगी। ये क्वार्टर ही 77 करोड़ का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पोस्ट किया है और 440 करोड़ का ऑल टाइम हाई टॉप लाइन पोस्ट किया है। और सबसे बेस्ट ये है कि ये मार्केट में, ये जहाँ पे एक्सट्रीम कंपटीशन है, 21% का ऑल टाइम हाई मार्जिन्स पोस्ट किया है। तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप में प्योर वैल्यू क्रिएशन हो रही है ये कंपनी। और जैसे पावर में री रेटिंग आ रहा है तो वॉल्टेम में बहुत बड़ा री रेटिंग आने की जगह है। सो वॉल्टेम ट्रांसफॉर्मर फॉर 10,000 ऑफ टारगेट फॉर 1 ईयर। सेकंड इज अगेन हमारा उसमें इन बाइंग इंटरेस्ट है और फंड में बाइंग है, दैट इज एआई इंजीनियरिंग। ये कंपनी बहुत प्राउड हमको लेना चाहिए कि एक ऐसी कंपनी है जो सेकंड लार्जेस्ट हाइक्रोम कास्टिंग इन द वर्ल्ड करती है, इंडिया में नहीं इन द वर्ल्ड करती है। अगेन क्लीनेस्ट बैलेंस शीट, सुपीरियर मैनेजमेंट, ग्रेट वैल्यू फॉर द कंपनी। फर्स्ट टाइम कंपनी ने 1,000 करोड़ का पैट, ईयरली पैट क्रॉस किया। वी आर टारगेटिंग 5,000 रुपीज इन 1 ईयर। और ये कंपनी सिर्फ ये नहीं है, कैपेक्स का प्लान कर रही है 10,000 टन्स का, माइनिंग इक्विपमेंट सब में बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो हिसाब से वो कैपेक्स प्लान करती है, मैनेजमेंट के साथ जो बात किया, वो नॉट एट ऑल एग्रेसिव, वेरी सेगमेंटली करती है। इसीलिए ये सब कंपनी जब मार्केट टूटती है तब ये नीचे आने की जगह बहुत कम है और कंसिस्टेंट ग्रोथ हो सकता है। सो वॉल्टेम ट्रांसफॉर्मर इन एआई इंजीनियरिंग, प्योर वैल्यू बाय फ्रॉम माय साइड। काफी जेनरस टारगेट्स आपने दिए हैं। एआई इंजीनियरिंग 3,000 का भाव है, आपको 5,000 दिखता है एक साल में, 75% करीब का सर्ज, और आपको एआई इससे वोल्टैम में तो डबल से ज्यादा। इन 4 क्वार्टर में इनकी अर्निंग्स क्या डबल होने वाली हैं रोहन? या डबल तो होगी अर्निंग, वो तो जो मार्जिन लेवल पे है वो हो सकता है, पर बहुत बड़ा री रेटिंग यहाँ पे आने की जगह है। और ये कंपनी आप देखो कि क्या बैलेंस शीट पे चल रही है, क्या वैल्यू क्रिएशन कर रही है। सो कभी कभी क्या होता है कि आपका री रेटिंग से हिसाब से आपका एक्सपांशन भी हो जाता है। और वहां पे आप सिर्फ वॉल्टम की मैं बात करता हूँ, 20 टाइम्स अर्निंग पे है, पर 200 अर्निंग पर शेयर है। अगर इसको अगर 30 टाइम्स पे भी हो जाए सेम, तो ये यही यही एक 7,500 तो ऐसे ही भाव हो सकता है। सो ये दैट इज द रीजन वॉल्टेम ट्रांसफॉर्मर और एआई में हमारा हम एक्सट्रीमली हाईएस्ट बुलिश है। और दूसरा, आप देखो कि ये दोनों कंपनी, ये वॉल्टेम है तो अभी तो 5,000 करोड़ के नीचे की मार्केट कैप है, और एआई इंजीनियरिंग जो कास्टिंग जो ग्रोथ हो रहा है वो अभी भी 30,000 करोड़ की मार्केट कैप पे है। तो दोनों में बहुत ज्यादा जगह है आगे ग्रोथ की। ठीक है, फेयर पॉइंट। एक अच्छी बात उन्होंने बताई वो ये कि इसमें पीई रेटिंग और अर्निंग्स ग्रोथ दोनों कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए बड़ी टारगेट्स इन्होंने रखे हैं दोनों में। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन हमसे बात करने के लिए। वोल्टैम्प और एआईए इंजीनियरिंग। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कल किरण हमने देखा बड़े दिनों बाद 5 स्टार बिजनेस में हरकत होती नजर आई। इस स्टॉक को देखिए डायरेक्टर साहब, कल 5% ऊपर था। इसके साथ ही आगे रेस में दौड़ गए, लेकिन 5 स्टार थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। इसका 3 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाइए, कंपेयर करेंगे अगर हम MFI से और दूसरे, तो ये चला नहीं होता ज्यादा। देखिए 3 महीने में फ्लैट है, लेकिन कल इसके अंदर एक अच्छा मूव आया है। क्या इसका राउंडिंग बॉटम हो रहा है 500 के आसपास बॉटम होके अब ये दौड़ लगाने के लिए तैयार है किरण? कल का जो प्राइस एक्शन दिखाई दिया 5 स्टार बिजनेस। सो 5 स्टार बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसने IPO हाई क्रॉस किया था समवेयर अराउंड लास्ट दिसंबर में 22 में, जहां 540 के आसपास का उसका वीकली IPO हाई था। उसके बाद हमने देखा स्टॉक ऊपर में 700 तक गया, वहां से कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड के साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 200 डेज मूविंग एवरेज भी प्लॉट हो चुकी है और उसके ऊपर कल स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। जैसे आपने बताया कि डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसके ब्रेकआउट लेवल के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 570 का लेवल हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे भी 570 के आसपास के 2-3 टॉप बनाए हुए हैं, तो 570 जैसे ही 5 स्टार बिजनेस क्रॉस करता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इसमें एक शार्प अपसाइड हम
630 640 तक की देख सकते हैं। तो कंडीशनल बाय रहेगा 570 के ऊपर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस हमें जो मेंटेन करना है वो 540 का मेंटेन करना रहेगा और इमीडिएट लेवल के ऊपर जो टारगेट है वो 620 और जैसे 620 क्रॉस होगा चांसेस वो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई 700 तक भी जा सकता है। तो चार्ट सेटअप काफी क्लीन एंड स्ट्रांग है, डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, चंदन था पड़े भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक फटाफट से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी आज का पता कर लेते हैं और उनके लिए उनके हिसाब से क्या सेटअप है इंडेक्स का वो भी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। चंदन जी गुड मॉर्निंग, आप अपने शेयर्स भी बता दीजिए और इंडाइसिस पे अगर आपका कोई सेटअप है, ट्रेड कैसे करें वो भी बता दीजिए। जी नमस्कार, धन्यवाद। देखिए बाजार में ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, बट उस पॉजिटिव सेटअप में भी हम एक दायरे में कामकाज कर रहे हैं। आप देखोगे पिछले 3-4 दिन में लोअर हाइज बन रहे थे, कल वो निगेट हुआ, बट कंसर्न ये है कि उसके बावजूद भी नहीं बना। कल के दिन 18,580 जो पहले एक छोटा सा हर्डल था वो पार किया, कल का लो भी वही था, बट 666 को नहीं पार कर पाया। सो ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा, बट वोलेटिलिटी यानी इंडिया वीक्स 11 के आसपास है, तो बड़े स्विंग्स भी यहाँ पे नहीं आएंगे। सो हमारा ऐसा मानना है कि 18,442 से 18,666 और 888 ये ब्रॉडर रेंज रहेगा। तो कोई भी मार्केट में हल्का सा डिप आता है तो हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि इस तेजी में 18,442 नहीं तोड़ना चाहिए और स्लो एंड स्टडी मार्केट न्यू हाई 18,888 की तरफ बढ़ना चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक राइजिंग चैनल में कामकाज कर रहा है। कुछ दिन पहले इसने नया लाइफ टाइम हाई बनाया, प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है जो 44,151 था, अभी उसके आसपास होवर कर रहा है और सपोर्ट भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 43,750 के सपोर्ट से यहाँ पे भी 44,500 तक के अपसाइड बनेंगे। तो दोनों ही इंडाइसेस में बायस पॉजिटिव है, बट लोअर विक्स की वजह से मोमेंटम मिसिंग है। इसके लिए आपको बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ कामकाज करना चाहिए। यदि आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको के हर्ट करेगा, तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी डिप आता है तो बुलकोल स्प्रेड और बुलकोल लीडर स्प्रेड काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बना के इस तरह के मार्केट मूवमेंट जहां पे ओवरऑल बायस पॉजिटिव है बट वोलेटिलिटी कम है और थीटा डीके आपको हर्ट करेगा, आप इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के प्लान कर सकते हो। तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस और साथ में हमारा ऐसा मानना है कि कैपिटल गुड्स, डिफेंस, ऑटो और सेलेक्टिव प्राइवेट बैंक यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक है चंदन, आपके शेयर्स कौन से हैं? बिल्कुल, जब हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले यहाँ पे डिफेंस की, कैपिटल गुड्स की बात की, तो मैं सबसे पहले काउंटर कैपिटल गुड्स से लेना चाहूंगा, वो रहेगा एल&टी एंड बीएचईएल की तरफ से। बट दोनों को कंपेयर करें तो मैं भेल पे खरीदारी की सलाह दूंगा। स्टॉक में लगभग 20-21 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 5-6 दिन पहले जब डिप आया था तो एग्जैक्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया था। जो 82-83 एक हर्डल था वो डिसाइसिवली होल्ड हो रहा है। तो इस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट में रेजिस्टेंस होल्ड हो रहा है, तो मोमेंटम अपसाइड के बन रहे हैं, तो तेजी का अपमूव रहना चाहिए। 83 के सपोर्ट से 92 तक के अपसाइड यहाँ पे बीएचएल में बनने चाहिए। उसके अलावा हमारा ऐसा मानना है कि ऑटो काउंटर्स में पॉजिटिव बायस है, सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आने चाहिए। तो ऑटो में आप यदि बात करें तो हमें टाटा मोटर्स भी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे तो एमएनएम में और मारुति में भी पॉजिटिव बायस है, तो पूरे ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव बायस रखेंगे। हम यहाँ पे टाटा मोटर्स पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 535 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 570 तक के टारगेट रहेंगे। तो कैपिटल गुड से बीएचईएल, ऑटो से टाटा मोटर्स, ये दो स्टॉक्स रहेंगे जहां पे नए ब्रेकआउट्स हुए हैं, मोमेंटम इंटेक्ट है, पुट कॉल रेशियो बढ़ा है और मौजूदा लेवल से 3 से 5% के रनअप बनने चाहिए। ओके, आपके स्टॉक आइडियाज भी डिस्कस कर लिए हमने। कुछ ऑटो स्टॉक्स में कल हमने खास लीडरशिप देखी। टाटा मोटर्स में तो काम हो ही रहा है। चंदन, एमएनएम और टाटा मोटर्स दोनों के चार्ट चेक करके बताइए। एक नया राउंड से शुरू हुआ है, टाटा मोटर्स में पहले हुआ, एमएनएम में बाद में, लेकिन हो गया है वहां भी। क्या लेवल्स आ सकते हैं अगर थोड़ी पोजिशनल कॉल लें, अगर थोड़ा 6 महीने का टाइप का व्यू लें या राइड करें, छोटी पोजिशन फ्यूचर्स में लेके उसे ट्रेल करें, वो कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी? बिल्कुल, इनफैक्ट देखिए हमारा ज्यादा व्यू पॉजिटिव एमएनएम है, बट कल 4% चला, इसलिए मैंने टाटा मोटर्स को सेलेक्ट किया विद द व्यू कि 1-2 दिन का मूव प्ले करे। ओवरऑल यदि आप बात करें तो एमएनएम आउट परफॉर्म करना चाहिए। एमएनएम के मंथली चार्ट सेटअप पे मैं देखूं तो यहाँ पे एक बड़ा पोल एंड फ्लिक का ब्रेकआउट बना है और उस ब्रेकआउट में अभी रिसेंटली 10 महीने का कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। पिछले 3 महीने में अच्छा खासा रनअप हुआ है, लगभग 1120 से लेकर 1400 तक की रैली बनी है। और ये जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ था वो मार्च 2022 में हुआ था, जब लगभग 670 के आसपास था। तो 670 से लगभग 1350-1400 हुआ था और उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ है। तो मौजूदा लेवल से पोजिशनली आप 6 महीने की बात करते हो तो 15 से 20% के मूवमेंट यहाँ पे बनने चाहिए। तो एमएनएम में पॉजिटिव बायस रहेगा। इनफैक्ट वीकली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे देखने को बन रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 1300 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1550 से 1600 के टारगेट को प्ले करने के लिए यदि आप
से 6 महीने के टारगेट की बात करते हो तो। वहीं आप टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में भी मोमेंटम इंटेक्ट है, लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। इसके जो मेजर हर्डल होते थे वो लगभग 530 535 के आसपास थे। पिछले कुछ दिनों से डिसाइसिवली वो लेवल होल्ड कर रहे हैं। तो 530-35 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है, 600 तक के अपसाइड ओपन है जो मौजूदा लेवल से लगभग आप देखोगे 10 से 12% है। तो टाटा मोटर्स में भी पॉजिटिव बायस रहेगा। 510 के सपोर्ट से 600-620 तक के टारगेट रहेंगे। तो दोनों ही काउंटर में पॉजिटिव है। हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी ऑटो भी अपने लाइफ टाइम हाई पे और ये सिलेक्टिव काउंटर है वो भी अपने टॉप गियर पे आ चुके हैं। तो मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए, हल्का फुल्का कंसोलिडेट हो सकता है, बस उस कंसोलिडेशन में एडी करना चाहिए। ओवरऑल आपको 15 से 20% का रनअप पूरे सेक्टर और इन चुनिंदा काउंटर में ऑटो सेक्टर से बनना चाहिए। या कॉन्फिडेंस इनफैक्ट ऑटो बिक्री के डेटा जो आए हैं अनुमान से भी बेहतर, उसके ठीक बाद हम देख भी रहे हैं सेंटिमेंट्स बुलिश होते हुए, और ऑटो एंसिलरी तो लगातार चल ही रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स में और सेक्टर में 15 to 20% रन अप मूवमेंट की यहाँ गुंजाइश। लेकिन इस बीच बाजार की प्री ओपनिंग आपके स्क्रीन पर है। रुपए की ओपनिंग हो चुके हैं 11 पैसे मजबूती के साथ रुपया जो है खुलता हुआ दिखा है। 82 रुपए और 67 पैसे के मुकाबले 82 रुपए और 56 पैसे पर रुपए की ओपनिंग 11 पैसे की मजबूती के साथ। आइए अब रुक करते हैं बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस का। वामाक्षी हमारे साथ बिग बोल्ड ब्रोकरेज स्टॉक लेकर। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है BHEL के ऊपर। हम देख रहे हैं कि नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ये नेगेटिव हो चुका है FY23 में सब्सटैंशियल राइज इन कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स के चलते। हमने देखा है कि रीसेंट ऑर्डर विंस जो उनके तरफ से थे वो काफ़ी अग्रेसिव रहे हैं। ओवरऑल उनका जो क्रॉस मार्जिन रिकवरी का स्कोप है इसी के चलते थोड़ा लिमिट होता हुआ नजर आ रहा है। EBITDA एस्टिमेट्स को भी उन्होंने करीब 13 से 4% तक है FY24 और 25 के लिए रिस्पेक्टिवली, और ये फैक्टर इन कर रहे हैं डीलेड ऑर्डर इनफ्लो और वीक क्रॉस मार्जिन्स। वो ऑल्सो फैक्टर कर रहे हैं स्लोअर पेस ऑफ कैश जनरेशन। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक 16 टाइम्स EV EBITDA पर ट्रेड कर रहा है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। तो इन्हीं फैक्टर्स के चलते नोमिरा ने BHEL पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और न्यूट्रल की राय से रिड्यूस की राय दी है, और अपना टारगेट प्राइस भी इन्होंने घटाया है 79 से 61 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। ये हुआ बिग बोल्ड ब्रोकरेज BHEL पर। लेकिन इस बीच बाजार खुलने में महज 5-6 मिनट बचे हैं। आइए एक्शन स्टॉक्स भी समझ लेते हैं पूजा से। पूजा बताइए। जी, IEX पर फोकस रखिए। यहाँ पर पावर डिमांड भी मजबूत होने की बात की जा रही है और मई में कुल वॉल्यूम में 8% की वृद्धि हुई है, तो IEX फोकस में रहेगा। सांगी इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। निर्मा ग्रुप से सांगी सीमेंट को नॉन बाइंडिंग ऑफर मिले हैं करीब 40 से 72% स्टेक खरीदने के लिए, और भी काफ़ी सारी कंपनियाँ इस दौड़ में शामिल है। सीमेंट स्पेस आज फोकस में रह सकता है क्योंकि एक और एक्विजिशन की बात हो रही है। JK सीमेंट ने तोशाली सीमेंट्स को का 100% हिस्सेदारी एक्वायर करेगी अपनी प्रेजेंस ईस्टर्न एरिया में बढ़ाने के लिए, तो आज सीमेंट कंपनियों पर नजर रखिए। इसके अलावा MTR टेक भी फोकस में रहेगा। प्लूटस वेल्थ ने करीब 4% हिस्सेदारी खरीद ली है कंपनी में, और प्रमोटर्स की तरफ से यहाँ पर बिकवाली हुई है करीब 11 लाख शेयर्स की, जो हिस्सेदारी है वो 3.64% बैठती है। और आखिर में JSW स्टील पर भी फोकस रखिए। यहाँ पर अलग अलग स्टील कैटेगरी के दाम कंपनी ने घटा दिए हैं मंथ ऑन मंथ। करीब 2000 रुपये प्रति टन से 3750 रुपये प्रति टन तक के दाम यहाँ पर दाम में कमी देखने को मिली है। तो ये तमाम स्टॉक्स खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। ठीक है पूजा, ये शुक्रिया सारे स्टॉक्स बताने के लिए। फटाफट से देख लेते हैं अब लेवल्स कहाँ पे फ्रीज में है। वैसे मेरे को आज अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी दिलचस्पी ज़्यादा है क्योंकि उनकी तरफ से थोड़ा डेट को कम किया जा रहा है और उनके कैश बैलेंसेस बढ़े हैं। कुछ फ्लैशेस हमने नीचे भी डाल रखे हैं, आप वहाँ पर नोटिस कर लीजिएगा। अडानी एंटरप्राइजेस, एक बार ये शेयर आज करीब 40 रुपये ऊपर खुल रहा है। इस शेयर के अंदर खुश को सौदा लें। आप भूल जाइए कि वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल तो है ही ना, अब क्या करें, यही वॉलेटिलिटी की वजह से तो आते हैं लोग। अब फिर भी अडानी एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर देख के बताइए जरा क्या है। बिल्कुल सही बताया आपने, दैट्स द नेचर ऑफ द बीस्ट। तो बिल्कुल उस हिसाब से फैक्टर करके सजेशन देंगे। अगर हम टेक्निकली भी देखें तो फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है विद नेगेटिव बायस। मोमेंटम इंडिकेटर सेटअप भी जो ये हल्का सा डाउनवर्ड है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। मेरे लिए 2500 के जो लेवल्स हैं इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न होगा वेयर वी कैन कंसिडर बाइंग। वॉलेटिलिटी असाइड, यहाँ पे जो हम फिलहाल एक डाउन टर्न देख रहे हैं, इवन दो मार्जिनल, इट्स सजेस्टिंग कि थोड़ा सा स्टॉक में साइडवेज मोमेंटम रह सकता है। बट 2500 का लेवल क्रॉस करता है उसके बाद आप फ्रेश बाइंग
बाइंग इनिशिएट करिए, तब आप 2650 के टारगेट्स के लिए भी बने रह सकते हैं और स्टॉप लॉस ऑफ 2450 का लेके चलें, तब आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल लगेगा। बजाज फिनसर्व के स्टॉक को चेक करिए। बजाज फिनसर्व आज 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एएमसी लॉन्च कर रही है, एकदम टेक्नोलॉजी बैक्ड। 1415 के आसपास का इसका भाव है। चार्ट्स क्या कहते हैं? कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, चंदन की आवाज नहीं आ पा रही है। चंदन आपको बिल्कुल आ रही है। बजाज, देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की बात करें तो इन काउंटर्स में थोड़ा सा रेंज बाउंड बायस है, बट ओवरऑल ट्रेड सेटअप और मेजर ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। इनफैक्ट मैं बजाज फाइनेंस पे नजर डालूं तो लगातार पिछले 10 वीक से हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। हालांकि कंसर्न यह है कि एटीआर इसका काफी कम है, यानी कि दिन की जो रेंज है वो 1% से बड़ी नहीं है, 1-1.25% की, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव और स्लो एंड स्टडी काउंटर ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो कोई भी ट्रिगर यहाँ पे मोमेंटम इस काउंटर को लेके आएगा। हमारे ऐसा मानना है कि 6850 इमीडिएट में सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में लगभग आपका 7400 से लेके 7500 तक का अपमूव बजाज फाइनेंस में बनना चाहिए। बजाज फिनसर्व की बात कर रहे हो तो यहाँ पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है। पिछले 5-6 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। स्टॉक है वो डिसाइसिवली अब 1450 के ऊपर होल्ड करने की तैयारी कर रहा है, तो 1430 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1520 तक के टारगेट के लिए। अभी केमिकल स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, सिर्फ हैवी वेट्स ही नहीं, स्मॉल मिड कैप केमिकल प्लेस में भी अच्छा एक्शन है। किरण, रोजारी बायोटेक, ये स्टॉक जो है 2 जून से चला है 708 से लेकर अब 810, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में 10% की तेजी, और इस वक्त भी प्री ओपन में 0.5% की मजबूती के साथ खुलता हुआ रोजारी बायोटेक। रोजारी बायोटेक पर आपसे राय? सॉरी बट नॉट एबल टू पुल द चार्ट्स। ओके कुश, रोजारी बायोटेक चार्ट्स आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे रेडार पे भी था, बट एक्चुअली ये थोड़ा सा ओवर हीटिंग के करीब जा रहा है, तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करें। कल का जो मूव था ये वैसे बहुत इंकरेजिंग था, क्योंकि वॉल्यूम बैक्ड मूव है और अब काफी समय बाद स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। इनफैक्ट इफ आई एम सीइंग दिस करेक्टली, सो दिस हैज बीन अबाउट अ गुड 6 to 8 months जब स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा टू मच टू फास्ट, तो थोड़ा सा आप वेट करें, स्टॉक को थोड़ा सा डिप होने दें। यहाँ पे करीब 780 के लेवल्स के करीब अगर आपको फिर से ये स्टॉक मिलता है, तब आप इसमें फ्रेश एंट्री लेंगे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। इन दैट केस स्टॉप लॉस आप 760 का लेके चलें, टारगेट्स आपके लिए फिर यही 810 और 830 के बने रहेंगे। तो थोड़ा सा डिप पे बाय करें, मोमेंटम है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो तो डेफिनेटली राइड कर सकते हैं। इससे पहले मैं डीपी को सौंपूं, आपको बता दूं कि रिदम देसाई जो मॉर्गन स्टैनली के इंडिया हेड है, उन्होंने दिसंबर के नए टारगेट्स लगाए हैं सेंसेक्स के करीब 68,500 और इवन 80,000 भी बुल केस। देखिए अभी सेंसेक्स 63,000 के आसपास है। चंदन, आपने इसके लॉन्ग टर्म चार्ट देखे हैं सेंसेक्स के? बुल केस सेंसेक्स मॉर्गन स्टैनली कह रहा है 80,000, बेस केस 68,500, हम 1 लाख की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अभी जो रैली स्टार्ट हुई है उसका बॉटम 16,800 था। बजट के जस्ट बाद जो मोमेंटम आया था, बजट के टाइम 17,350 था और उसके बाद में 16,828 का डिक्लाइन देखने को मिला, और वहां से हम ऑलरेडी आप देखोगे तो काफी अच्छा रनअप देख चुके हैं, लगभग 1800 पॉइंट का रनअप आ चुका है, और इंडेक्स का जो लाइफ टाइम आई है वो लगभग 18,888 के आसपास है। तो 11 का वीक्स में मार्केट के हायर बेस बन रहे हैं, और निफ्टी की आप बात करें तो लगभग 19,500 तक के टारगेट इस रिसेंट मोमेंटम बन रहे हैं। तो हम खाली 18,888 नहीं 19,500 की बात कर रहे हैं। अब आप सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स निफ्टी का 3.39 टाइम्स है, और दूसरा अभी हम सेंसेक्स को काफी क्लोजली ट्रैक भी कर रहे हैं, क्योंकि सेंसेक्स भी अब वीकली एक्सपायरी होने लगी है ऑन फ्राइडे। तो सेंसेक्स का जो बेस है, यानी कि आप भी मानते हैं कि करीब आप 1 लाख तक भी जाने की चांसेस हैं, और सेंसेक्स भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। खैर मार्केट की ओपनिंग होने को है, इसलिए मैं फटाफट से रोक के आपके लिए काम कर रहा हूँ। ये 18,600 पे आज निफ्टी ओपन कर रहा है, करीब 7 पॉइंट की बढ़त के साथ। एसजीएक्स निफ्टी को तो भूल ही जाइए, वो आपको दिखा रहा था 30-40 पॉइंट नीचे, लेकिन निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुल रहा है। बड़ी वजह बनेगा आज अडानी ग्रुप के शेयर्स वापस दोनों एक्टिव रहेंगे। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट के अंदर शुरुआती बढ़त ही करीब 1 से 1.5% तक की देखने को मिल रही है।
बेल हुई है रिंग, और साथ ही साथ मार्केट ने ओपनिंग का पहला टिक दिखाया है 7 पॉइंट पहला कमजोरी का, लेकिन 1100-200 शेयर ये दिखा रहे हैं कि मार्केट के अंदर जान और स्ट्रेंथ है कितनी। बैंक निफ्टी ने 44,000 को अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है, या 44,000 ही बचा जाता है तो ये बहुत अच्छा विन होगा, क्योंकि सेकंड डे होगा जब ये 44,000 के ऊपर आके ना केवल ट्रेड करेगा बल्कि आपको स्विंग कराएगा। ध्यान रखिएगा, आज मंगलवार भी, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फाइनेंशियल निफ्टी की, तो अच्छे ट्रेड मिलेंगे आपको काउंटर्स पे। ये भी आज एक नोटिसेबल पॉइंट है। 1200 वर्सेस 300, निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ और यहाँ पे हरे निशान की तरफ बढ़ता हुआ। सेंसेक्स में भी मामूली सी गिरावट है, सिर्फ 10-20 पॉइंट की, तो शुरुआती झटका लगना था वो कुछ भी नहीं है, वो डबल डिजिट तक में नहीं आ पाया, और अब आप देख रहे हैं वापस से निफ्टी हरे निशान में लौट रहा है। आते हैं देखते हैं गेनर्स कौन कौन से दिखा रहे हैं। अदानी एंटरप्राइज तो आ चुका ऊपर, 2-2.5% ऊपर आ चुका है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था आज ये शेयर थोड़ा एग्रेशन रखेगा, और अब 52 रुपए की मजबूती इस शेयर के अंदर आपको दिख रही है। मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर, एशियन पेंट्स, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहां पर आज शुरुआती बढ़त करीब आधे % की देखने को मिल रही है। कोटक भी आप जोड़ सकते हैं, काफी दिनों के बाद कोटक में ओपनिंग में ही आधे % की मजबूती देखने को मिल रही है। आते कमजोर शेयर कौन से हैं? आज इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो, इसके अलावा SCL टेक, ये शुरुआती सभी कमजोर हैं। आज IT की वेटेज बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा है तो रिवर्स काम कर रही है, इसलिए आज आप निफ्टी को थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देख पा रहे हैं। निफ्टी लाल निशान में, फ्लैट टू पॉजिटिव, और बैंक निफ्टी हरे निशान में। बड़ी वजह IT के स्टॉक्स बन रहे हैं जो आज सभी अपनी वेटेज से इंडेक्स को थोड़ा नीचे कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स होंगे, आपको डिविस लैब, सन फार्मा जैसे दोनों शेयर्स आज थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। नेक्स्ट 50 चेक कर लेते हैं, फिर आपको छोटे मझोले शेयर्स मानसी बताएंगे। आज अंबुजा सीमेंट, ये भी अडानी ग्रुप की कंपनी है, इसके अंदर करीब 1% की मजबूती, टोटल गैस करीब 1% ऊपर है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स के अंदर आधे % की मजबूती आई है। बजाज ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स चलते हैं तो बजाज होल्डिंग पे इसका इंपैक्ट आता है, सबसे सेफ काउंटर है बजाज होल्डिंग, आज ये करीब 1% ऊपर आया। भले बजाज कोई भी शेयर चले, ऑटो, फाइनेंस, फिनसर्व, बजाज होल्डिंग उसका इंपैक्ट दिखाता है अपने प्राइस पे। अब आ जाते हैं वीक काउंटर्स पे, इस नेक्स्ट 50 के अंदर, वहां पे आपको दिखेगा मैरिको, ICICI लोम्बार्ड, टोरेंट फार्मा और काफी हद तक डाबर। हालांकि CLSE की लिस्ट में शामिल है ये, लेकिन उसके बावजूद भी खास बड़ा मोमेंटम नहीं, बिल्कुल फ्लैट शांत आज ट्रेड देखने को मिल रहा है। ओपनिंग का 1300 वर्सेस 400 शेयर एडवांस डिक्लाइन बता रहे हैं। निफ्टी में ज्यादा दम है एज कम्पेयर टू निफ्टी। मानसी, ये आप हिट्स आप एक बार हम हिट में आप दिखा देते हैं, फिर मानसी आपको छोटे मझोले शेयर्स बता देंगी। सिप्ला, डिविस लैब, दोनों फार्मास्यूटिकल्स के शेयर आप देख पा रहे होंगे नीचे, और सबसे ऊपर टॉप में देखिएगा आपको अडानी एंटरप्राइजेस और साथ ही बजाज फिनसर्व, ये दोनों ग्रुप के शेयर्स काफी अच्छे चल रहे हैं। मानसी, मिड कैप। बिल्कुल, मिड कैप इंडेक्स की शुरुआत तो हमने देखा म्यूटेड हुई है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर है, और क्रेडिट पॉलिसी का हफ्ता है तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेसेस पर नजर होनी चाहिए, जैसे कि रियल एस्टेट, सीमेंट, इंफ्रा, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। और मिड कैप में भी ये स्पेसेस हैं जो कि इस वक्त एक्शन में आपको नजर आएंगे। प्रेस्टीज एस्टेट करीब आधे % की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। टाटा केमिकल्स येट अनदर डे अच्छी मजबूती के बीच शुरुआत इसकी होती हुई नजर आ रही है। ओबरॉय रियल्टी के चार्ट्स देखें, वहां पर भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज। इस बीच अगर आप देखेंगे इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। जेके सीमेंट प्लेस में भी हम देख रहे हैं आज के सत्र में एक्शन। मजगांव डॉक, जिसकी बात हमने की थी बुलेटिन की शुरुआत में ही, इनफैक्ट कल भी हम देख रहे थे, इस स्पेस में अच्छा एक्शन था, आज भी 5% की तेजी के साथ देखिए मजबूती जारी है। सांघी इंडस्ट्रीज, लगातार हम आपको बता रहे सीमेंट प्लेस में, सांघी इंडस्ट्रीज का जिक्र 6 महीने से हम कर रहे हैं, आज भी स्टॉक में मूवमेंट, मिड कैप में अच्छे एक्शन के साथ इनफैक्ट 3% की तेजी, और साथ ही एमटार टेक्नोलॉजीज पर भी नजर रखें, अच्छी मजबूती के बीच यहाँ पर कामकाज खुलता हुआ। PFC के चार्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, आज भी करीब आधे से 1% की तेजी के साथ यहाँ पर मूवमेंट है। फोर्टिस हेल्थ केयर, दीपक नाइट्राइट, सोना कॉमस्टार, दिव्यानी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप में आज अच्छा फ्लेवर क्रिएट कर रहे हैं। और लूजिंग मोमेंटम अगर देखें, कुछ तमाम काउंटर्स हैं जैसे कि परसिस्टेंट, आज कह सकते हैं कि मिड कैप IT प्ले जो है वो पीछे यहाँ पर बैक सीट पर है। एम्फासिस, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ट जैसे चार्ट्स हैं जो कि आज नेगेटिव डाउन साइड दिखा रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो ढेर सारे। देखिए, स्टॉक थोड़ा सा बाजार हल्का सा सॉफ्ट खुला है, अभी इसे थोड़ा सेटल होने दीजिए। IT में एक रिवर्सल है, आप सही कह रही हैं, सिर्फ मिड कैप ही नहीं, लार्ज कैप IT भी इंडेक्स 400 पॉइंट इससे में नीचे खुला है, तो थोड़ा सॉफ्ट सा लग रहा है इसमें। लेकिन सेकंड टाइम दूसरे दिन भी आपको ऑटो में लीडरशिप है। टाटा मोटर्स और मारुति दोनों इस समय लीडिंग वाले स्टॉक्स में आ रहे हैं। चंदन, ऑटो को रिविजिट करेंगे आप? बिल्कुल, इनफैक्ट ऑटो काउंटर्स में पॉजिटिव बायस है, और शुरुआत में हमने टाटा मोटर्स पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह भी दी है। इवन ऑटो, डिफेंस यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। टाटा मोटर्स अभी भी मैं खरीदारी की सलाह रखूंगा।
हम 535 के सपोर्ट से यहाँ पे 570-72 तक के टारगेट की बात कर रहे थे। उसके अलावा आप ऑटो में देखोगे तो मारुति पे भी फोकस रहेगा। मारुति अब 5 डिजिट का स्टॉक बनने के लिए तैयार है। इसका पेंडिंग 10,000 का जो टारगेट है वो अब शायद स्लो एंड स्टडी बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लगभग 9500 के सपोर्ट से 9,900 10,000 तक के टारगेट बनने चाहिए। सर को देखिए, हमने प्री मार्केट में आपको बताया था 5 स्टार पे ध्यान रखिए, 3% ऊपर है। किरण जरा चार्ट चेक करके बताएं, 580 क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है अभी, क्या ये 600 के लिए तैयार है शॉर्ट टर्म में? सो 5 स्टार बिजनेस की अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने सुबह भी बात की थी, 570 के ऊपर ये खुला है और अपने खुलने के बाद भी फॉलो बाइंग हम देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसमें जिन्होंने लिया है या अभी भी अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। हमने जो मॉर्निंग में स्टॉप लॉस 550 का बताया था, वो अभी ट्रेल करके हमें 560 का स्टॉप लॉस कर देना है। 560 के स्टॉप लॉस के साथ 5 स्टार डेफिनेटली आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, हम अपने टारगेट के साथ इंटैक्ट रहेंगे। 620 तक के टारगेट हमें लग रहा है कि ये आ सकता है, तो डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए। बीएल कश्यप आपको प्री मार्केट में बताया था, देखिए 10% ऊपर है, उनको एक ऑर्डर मिला है और उसको भी विजिट कर लेते हैं। कुछ हमारे लिए बीएल कश्यप 40 क्रॉस हुआ है आज, 41 एक्चुअली क्रॉस हुआ है, क्या लेवल्स पॉसिबल है इसमें? इसमें इमीडिएटली अगर मैं देखूं तो 42 एंड 4280 के जो लेवल्स हैं, जो इसके रीसेंट हाइज रहे हैं, आप उसको राउंड ऑफ कर लीजिए 43, तो 42 एंड 43 के जो राउंड लेवल्स हैं, ये इसमें बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा खासा हमने एक जंप देखा है सेशन के शुरुआत में ही, जो वॉल्यूम पिकअप हुए हैं, ये काफी एनकरेजिंग है। सो मेरे हिसाब से इन दो लेवल्स के लिए आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। 40.5 इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलिए अगर आप आज कोई फ्रेश पोजीशन इसमें ले रहे हो तो। ये अपने पावर स्टॉक्स आपको हमने बताए थे जब से प्रशांत जैन हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू देखे गए कि पावर स्टॉक्स में बहुत वैल्यूएशन का जंप है। अब देखिए पावर स्टॉक्स, पावर गेनर्स लिखिए डेटा साहब, आज भी पावर में कई स्टॉक्स आपको तेजी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अदानी पावर हो, कोई भी स्टॉक हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3%। किरण जरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी के चार्ट चेक करके बताइए, इस समय 256 के आसपास है, बट ये अटक जाता है 260 पे आके, क्रॉस करेगा क्या, ले लें पोजीशन? तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर हम बात करें तो 400 का टॉप बनाने के बाद हमने देखा है कि मल्टीपल बॉटम है, लेकिन हर टाइम ये बॉटम के अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हायर बॉटम्स बन रहे हैं। डेली चार्ट के ऊपर एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें। मेरे हिसाब से यस लॉन्ग करके जाना चाहिए। मोमेंटम इंडिकेटर भी जो ओवरसोल्ड जोन के अंदर से वहां से न्यूट्रल जोन में आते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 235 का बन रहा है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन 235 के स्टॉप लॉस के साथ हम जेएसडब्ल्यू एनर्जी में लॉन्ग करके जाएंगे। इमीडिएट लेवल पे 290 का टारगेट है और जैसे ही 290 280 का लेवल क्रॉस होता है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इसमें हम 300 प्लस की रैली भी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए 235 के स्टॉप लॉस के साथ। चंदन, सीमेंट में हमने बताया कि सीमेंट में एक एमएनए बज काफी आ गई है मिड कैप सीमेंट में, सांगी और इंडिया सीमेंट्स को लेके, लेकिन यही नहीं, बड़ी सीमेंट कंपनियों में भी आज काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रही है। एसीसी, अंबुजा, दोनों को देखिए आप, अच्छे पोजीशन। अगर मुझे लार्ज कैप सीमेंट पे बेट लेनी है तो आप किसकी तरफ बताएंगे? बिल्कुल, मैं अल्ट्राटेक सीमेंट पे फोकस करूंगा। यहाँ पे मेरा मानना है कि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है। 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे जो मोमेंटम आया वो मोमेंटम ड्राइव होना चाहिए। आज का लो 7,888 वो एक मेजर सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 8,100 8,150 के टारगेट के लिए। ओके, सीमेंट प्लेस पर एक्शन है। इस बीच अगर बाजार को देखेंगे, त्रिमूर्ति सेगमेंट में जो तीनों शेयर्स हमने बताए थे आपको, वो तीनों स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। टाइटन के चार्ट्स देखिए, कैनरा बैंक के स्टॉक को देखें और साथ ही सांघी इंडस्ट्रीज जिसे अभी अभी हमने डिस्कस भी किया। लेकिन डिफेंस प्लेस में आज सुबह कुछ हिंदुस्तान HAL पर आपने अपनी राय दी थी, कल से ही हम देख रहे हैं ये स्पेस काफी अच्छा एक्टिविटी दिखा रहा है। 2% की तेजी के साथ 3,365 के नजदीक ही, ये जो कि डे हाई है, इनके लेवल्स के पास ही HAL इस वक्त ट्रेड करता है। और रिविजिट करना चाहेंगे? डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग, यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है अभी भी अच्छी खासी अपसाइड जो है ये बाकी है। ट्रेडिंग के लिहाज से लें तो 3400 के टारगेट के लिए इसको आप अभी भी बाय कर सकते हैं। इन दिस केस 3320 इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। लेकिन अगर आप पोजिशनली इसको प्ले करना चाहें तो 3550 के लेवल्स भी आप इसमें आते हुए देख सकते हैं। मोमेंटम अच्छा खासा है। वॉल्यूम्स हालांकि मैं कह सकता हूँ कि थोड़े से और बेटर होते तो हम थोड़ी सी और रिलायबल मूव शायद से हम कहते हैं, लेकिन जिस तरीके का हमने इसमें मूव आते हुए देखा है फॉर द लास्ट 3.5 months, दिस इज स्टिल अ वेरी सस्टेनेबल काइंड ऑफ अ मूव। तो ओवरऑल सेटअप मुझे इसका अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिहाज से ले सकते हैं। कल हमने मजगांव डॉक की बात की थी, आज मैं इसी सेक्टर से एक और स्टॉक अपने लिस्ट में ऐड करना चाहूंगा, व्हिच इज डेटा पैटर्न्स।
आप देखिए इसमें भी एक अच्छा खासा अप मूव है। आज भी हमें एक गैप अप के साथ अच्छी खासी बढ़त देखने मिल रही है इसमें। सो डेटा पैटर्न्स भी एक स्टॉक है जो आप अपने रेडार पे रख सकते हैं फ्रॉम द डिफेंस प्ले। इस स्टॉक में एंट्री ले 1860 और 1920 के दो टारगेट्स के लिए आप इसमें फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। 1770 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। सो डेटा पैटर्न्स का भी मोमेंटम अच्छा है। दिस कुड आल्सो सी हायर लेवल्स इन द कमिंग डेज। ओके चंदन, ये सीमेंट के साथ साथ रियल एस्टेट और इंफ्रा स्पेस को अगर देखें, पीएनसी इंफ्रा, आईआरबी इंफ्रा और साथ ही रियल एस्टेट में मिड कैप रियल एस्टेट, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, यहाँ पर कोई स्टॉक पिकिंग? बिल्कुल, हमने अल्ट्राटेक सीमेंट की बात की और प्रेस्टीज पे मैं फोकस करना चाहूंगा। प्रेस्टीज देखें मंथली और वीकली चार्ट पे काफी अच्छा प्राइस पैटर्न बना है। पिछले 3-4 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। आज के दिन जरूर हल्का सा रेंज में चल रहा है, बट मेरा मानना है 3-4% की रैली के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। हल्का सा ट्रिगर यहाँ पे स्टॉक को मोमेंटम दे देगा। फिलहाल अभी 518 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे हल्का सा भी होल्ड किया तो आपको 535-540 तक के लेवल बनने चाहिए। तो 503 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। सीमेंट के साथ में इंफ्रा और प्रेस्टीज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप है। इवन वीकली चार्ट पे देखे तो मल्टीपल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो 535-40 तक के टारगेट के लिए आप प्रेस्टीज पे फोकस कर सकते हैं। हीरो मोटो के चार्ट को लेके आइए साहब, 2900 रुपए के करीब पहुंच चुका है। पिछले कुछ 2-3 दिन से इसके अंदर अच्छा ब्रेकआउट है। आज भी डेज हाई की तरफ 80 करीब 1% ऊपर है। ये देखिए बढ़िया मोमेंटम धीरे धीरे। किरण, अभी अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे रखने चाहिए? ऊपर के लेवल क्या क्या पॉसिबल है? सो हीरो मोटर की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली जब से एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, स्टॉक में 2000 तक के बॉटम बने थे। उसके बाद जब ये अप मूव आया था कहीं ना कहीं 2800 2850 के आसपास टॉप आउट होके हीरो मोटर ने वापस 2200 तक के बॉटम बनाए थे। तो कहीं ना कहीं वो जो पीवट हाई था उसको क्रॉस करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वही हाई के स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करने चाहिए जो कहीं ना कहीं 2850 के आसपास बन रहे हैं। तो 2850 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रखिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, वी आर वेरी बुलिश। हमने ऑलरेडी आपके चैनल के ऊपर 2500 के आसपास डिस्कस भी किया था। वी आर स्टिल बुलिश ऑन। हमारे क्लाइंट्स एसोसिएट है इसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं और हमारा जो ट्रेल स्टॉप लॉस है वो 2850 का है एंड वी आर टारगेटिंग के ये अभी भी 3000 प्लस जा सकता है। तो 2850 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली आप होल्ड रख सकते हैं या कोई भी डिप आता है तो आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। ठीक है वेदांता, ये हो गया, ये आपका हीरो मोटो कॉपी हो गया। ओएनडीसी पर कारोबार कैसे इम्पैक्ट होगा वेस्ट लाइफ का, ये भी हम आपसे बात करेंगे। 10-10 पे मैनेजमेंट जुड़ेंगे। जी एंटरटेनमेंट को लेके आइए डायरेक्टर साहब। कुछ जी अभी बुरी खबर पे गिरना बंद हो गया है। इनफैक्ट 200 के 191 का लो बना के ये वापस 200 की तरफ आया। अच्छा ब्रेकआउट था वॉल्यूम के साथ। आज भी 200 के आसपास भी पकड़ के रखा हुआ है। इसके ऊपर किस तरह से ट्रेड करें? अगर मैं आपको एक इनपुट देना चाहूंगा कि पिछले क्वार्टर में, बीते क्वार्टर में कई फंड्स ने ये नाम ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन वो कैश बेस्ड बाइंग है। एफएनओ में कैसे ट्रेड करें इसको? अच्छा देखिए, लोअर हाइज का पैटर्न है वेरी क्लियरली। लेकिन इसमें अगर मैं 2-3 पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करूं तो पहला ये कि 175 के आसपास इसमें बहुत क्लियर एक डबल बॉटम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, जिसमें स्टॉक ने ये तो कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया है कि 175 के आसपास का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सो द डाउनसाइड सीम्स टू बी लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड राइट नाउ। कंसर्न ये है कि जो अपसाइड है ये बहुत ज्यादा बड़ी फिलहाल आते हुए नहीं दिख रही है। कुछ दिन पहले हमने वॉल्यूम बैक एक अपमूव देखा था, उसके बाद हल्का सा पॉजिटिव बायस है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो 200 का लेवल है ये थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है इसके लिए, क्योंकि पहले भी इसको क्रॉस करने में मशक्कत करनी पड़ी थी। इसी लेवल के आसपास इसके कुछ की एवरेज कन्वर्ज हो रहे हैं। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार आपको कंफर्टेबल क्लोजिंग मिल जाए अबव 200, तब आप इसमें बिल्कुल लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया डाउनसाइड तो हमें एक रेस्ट्रिक्टेड दिख ही रहा है यहाँ पे। अब जब मोमेंटम की बात है तो वो 200 के ऊपर आपको आता हुआ दिखेगा। सो इफ देयर इज अ क्लोजिंग अबव 200, दैट्स व्हेन यू टेक अ फ्रेश ट्रेड। इन दैट केस 215 और 225 के जो लेवल्स हैं ये दोनों आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे, और स्टॉप लॉस जो है आप 190 का लेके चलिए। तो नॉट टू फार, बट एक बार क्लोजिंग आ जाने दीजिए अबव 200, तब आपको इसमें ट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। इंडस्ट्रीज तो आज रेंज में ही है बिल्कुल, और शुरुआती आंकड़ा भी यही बता रहा है कि शायद आज रेंज में ही रहेंगे। और इस बीच बमन रुस्तम ईरानी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अभी हमने आपको उनके बारे में भी एक प्लेट दिखाई। ये 6 अंकों का जो बढ़त है या नुकसान है कुछ खास मायने नहीं रखता। आज इंडाइसिस को अगर आप छोड़ दें तो आपका काम बन सकता है। स्टॉक्स चेक कीजिएगा। आज ना फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जिनको ऑप्शंस में खेलने की आदत है या ऑप्शंस ट्रेड
लेते हैं तो आज जाके फिन निफ्टी को जरूर चेक करना। आज मंगलवार है तो आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, बाजार थोड़ा चला हुआ है, कॉल पुट दोनों एक्टिव मिलेंगे आपको वहां पे। आते हैं आज ताज़ा खरीदारी कहाँ कहाँ पे हो रही है, जरा वो फ्यूचर्स वाले ट्रेड पकड़ते हैं और वहाँ पे कोई ट्रेड है कि नहीं है, जरा ये आइडिया लेते हैं। आज फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ है इंडिया सीमेंट के अंदर फिर से इन स्पाइट ऑफ दिस बैन। ये करीब 220 के आसपास वापस आ गया। खुश, एक बार आपका व्यू क्या है? खोलने से पहले लग रहा था कि F&O बैन इसको डिस्टर्ब करेगा, बट ऐसा नहीं है। So देखिए कैश में तो बाइंग बिल्कुल हो ही सकती है एंड दिस लुक्स मोर लाइक कैश बाइंग बिकॉज आप वॉल्यूम्स देखिए पिछले 5 से 7 दिन इनफैक्ट जैसा आपने बताया जब से सीएसके जीता है तब से कि अगर हम वॉल्यूम्स चेक करें तो डेफिनेटली देयर इज अ पिकअप। और कल का जो स्टॉक का मूव था इसको 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी लेके चला गया था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। अब शायद F&O बैन की वजह से थोड़ा सा पॉज देखने मिले बट कैश की बाइंग जो है ये तो बहुत ही क्लियरली इंटैक्ट है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे और अपसाइड जो है देखने मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो 225 का इसका जो नियर टर्म हाई है उसको आपका अपना पहला टारगेट लेके चले। 235 विल एक्ट एज अ सेकंड टारगेट। और यहाँ पे अगर आप फ्रेश पोजीशन लेते हैं 215 जहाँ पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज बन रहा है इसके जरा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। सो समवेयर अराउंड 214 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। तो मोमेंटम है, डिलीवरी बैक अप मूव है। आई थिंक दिस मोमेंटम कुड कंटिन्यू फॉर सम टाइम। आज सुबह हमने आपको 2 शेयर बताए थे F&O में, मानसी आपको भी याद होगा और अजय आपको भी। रेन इंडस्ट्रीज के बारे में हमने आपको डाटा दिखाया था। रेन इंडस्ट्रीज एक बार जरा चार्ट लेके आई स्क्रीन पर, काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम के साथ एक आए कि ये शेयर अब ऊपर आने की तैयारी कर रहा है, थोड़ा वॉच कीजिएगा। फ्यूचर्स के अंदर भी ये शेयर अवेलेबल है। और दूसरा हमने आपको दिखाया था सीमेंस वाला शेयर, सीमेंस पे भी ध्यान रखिएगा, एक वीक स्ट्रक्चर है, ये भी थोड़ा एक मोमेंटम में रह सकता है। इन दोनों शेयर्स पे आप अभी थोड़ा वॉच कीजिएगा, आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आ जाते हैं कुछ और ट्रेड पे। एक और है जो मेरे लिस्ट में आया है वो है क्राफ्ट्समैन के नाम से। ये भी बुलिश पैटर्न दिखा रहा है। एक बार क्राफ्ट्समैन देखेंगे आप किरण, क्राफ्ट्समैन नाम का एक कंपनी है शेयर। क्राफ्टमैन ऑटोमोटिव की अगर हम बात करें ओवरऑल जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट हमने 3650 के ऊपर देखा था, उसके बाद स्टॉक अभी 39 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये पैटर्न कंटिन्यू हो सकती है, जरा चांसेस कि हम 4041 तक के टारगेट देख सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे तो मैं बाय रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑलरेडी 4 दिन से कंटिन्यू हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर चल रहा है, लेकिन ऊपर में कहीं ना कहीं एक लंबी सी वीक भी बन रही है। तो बाइंग प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई भी डिप आता है 3900 या 3850 के आसपास तो वहां पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है वो 3700 का रहेगा और ऊपर में पोजिशनल टारगेट 4100 तक के। आफ्टरनून सेगमेंट खबर गरम है का सक्सेस रेशियो तो काफी स्ट्रांग है और कल खबर गरम है सेगमेंट में हमने बात की थी HBL पावर की। स्टॉक में हम देख रहे हैं आज जबरदस्त एक्शन, करीब 6% की तेजी के साथ ये स्टॉक इस 127 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ कुछ। एक तो HNI बाइंग यहां पर नजर आ रही है जो कि काफी पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर आप देखें ये जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच है, कवच में काफी बड़े ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हुए देखने को मिल सकते हैं और ये कंपनी जो है सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है, तो ये भी एक पॉजिटिव इनफ्लो है, न्यूज फ्लो है, जो कि कल हमने इसका जिक्र भी किया था। स्टॉक में फंडामेंटली न्यूज के अगर बात करें तो वहां पर तो ट्रिगर्स काफी हैं, टेक्निकली भी स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। तो मानसी ये एक स्टॉक है जो हमने भी काफी बार डिस्कस किया। मुझे याद है पहली बार हमने इसको 90 के लेवल से डिस्कस किया था। कपल ऑफ टाइम्स टारगेट हिट करके फिर एक नेगेटिव कंसोलिडेशन में चला गया था। जो इसको ब्रेकआउट करने के लिए कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए थे, वो जैसा आपने बताया कल आए हैं। इनफैक्ट परसों भी जहां तक मुझे ध्यान है गवर्नमेंट ने एक 15,000 करोड़ की PLI स्कीम बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए अनाउंस की है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट इसको मिलता हुआ दिखा। तो कल गैप के बाद स्टॉक ने जो मोमेंटम गैदर किया था उसको सस्टेन भी किया है, काफी अच्छी क्लोजिंग दी और आज फॉलो थ्रू देख रहे हैं, तो ये भी एक एनकरेजिंग साइन है। सो ओवरऑल सेटअप तो मुझे यहाँ पॉजिटिव ही लग रहा है। बस अब यही हो चुका है कि आप देखिए अगर मैं देखूं तो पिछले 2 दिनों में 110 108 के जो लेवल्स हैं वहां से करीब 130 के लेवल तक आ गया है, तो थोड़ा सा रन अप ऑलरेडी हो चुका है। इन दिस केस मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी हो वो 125 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। फ्रेश बाइंग जो है वो आप उन लेवल्स पे या उसके थोड़ा नीचे करें तो बेटर रहेगा। फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक को बाय ऑन डिप्स करें, दैट्स अ बेटर स्ट्रेटजी। एक्जिस्टिंग पोजीशन जैसा मैंने बताया मोमेंटम है, हो सकता है स्टॉक यहाँ से 132 और 135 को जो लेवल्स हैं ये भी टच कर सकता है, बट इट्स हेडिंग वेरी क्लोज टू एन ओवरबॉट टेरिटरी। तो मैं कहूंगा कि फ्रेश बाइंग जो है वो ऑन डिप्स करें, दैट्स अ बेटर स्ट्रेटजी।
अप्रोच, क्योंकि काफी चल चुका है नई बाइंग के लिए। पोजीशंस अगर हैं तो उसे बिल्कुल आप बना कर रखें, इंटैक्ट रखें राय एचबीएल पावर पर। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे मार्केट में आज सुबह से ही हमने आपको बोला था बाजार खुलने से कि इंडेक्सेस में स्मॉलर मूवमेंट्स नजर आ सकती है, रेंज बाउंड रह सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको मौके ढेर सारे आज का बाजार दे जाएगा। इस वक्त अगर आप देखेंगे मेजर कंट्रीब्यूटर्स में कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस और आईटीसी जैसे चार्ट्स हैं, जहां इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स इस वक्त मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बैक सीट पर आज आईटी सेक्टर है, लेकिन लगातार बैंक्स, फाइनेंशियल्स और सीमेंट पैक है, और साथ ही रिलायंस जैसे काउंटर्स जो कि एक्टिविटी दिखा रहे हैं। चंदन, जेके सीमेंट और इंडिया सीमेंट दोनों के चार्ट्स एक बार चेक कीजिए, और दोनों स्टॉक्स में से आपको कौन सा पसंद आ रहा है? ऑलमोस्ट 3% के अप मूव जेके सीमेंट में, और इंडिया सीमेंट तो कल से ही चल रहा है। पूरे पॉजिटिव लग रहे हैं। और हेवीवेट्स की बात करें तो हमने यहाँ पे अल्ट्राटेक पे रिकमेंडेशन भी दी है। अब हम जेके सीमेंट की यदि बात करें तो देखिए काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज देखने को मिला है एफएनओ में, और इनफैक्ट पिछले 4-5 दिन का जो इमीडिएट हर्डल था 3230 उसके ऊपर ओपन होके और डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे लगभग 3200 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे। ऊपर में आपको 3380 से लेकर 3400 तक के टारगेट बनेंगे। तो जेके सीमेंट काफी अच्छा लग रहा है गिवन द लॉन्ग बिल्टअप सिनारियो। इंडिया सीमेंट की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, और हायर राइज हायर लोज के सेटअप यहाँ पे बन रहे हैं, बट अभी कल का हाई नहीं निकला है, कल की ट्रेडिंग रेंज में है, तो थोड़ा सा डिप आए तो खरीदे। 215 के आसपास का डिप यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। तो दोनों को कंपेयर करें तो जेके सीमेंट दोनों में से अच्छा लग रहा है, और बाकी पूरा सीमेंट अच्छे है, और अल्ट्राटेक सीमेंट भी अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक है। वैसे तो नो डाउट आज आईटी स्टॉक्स ने काफ़ी प्रेशर बनाया, लेकिन आईटी में से भी अगर आपको छांटना हो कि जो शेयर टूट रहे हैं और उसके बाद से सबसे तेज पुलबैक कहाँ पे आ सकता है, तो मेरे पास एक शेयर निकल के आ रहा है बी सॉफ्ट, यानी कि बिरला सॉफ्ट। खुश एक बार आप इसको जरा चेक कीजिएगा। ऑल दो आज आईटी ने परेशान किया और 1 से 1.5% इंडेक्स भी नीचे, सभी शेयर्स भी दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, लेकिन बी सॉफ्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये शेयर पुलबैक स्पीड से करेगा क्योंकि इसका बेस अच्छा है। ये बात ठीक है क्या? सो डिप काफी हद तक ठीक है। देखिए आज का जो डिप आया उसका रीजन ये भी है कि सारा आईटी पैक अगर हम देखें तो करीब एंड ऑफ अप्रैल से काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। तो देयर विल बी दीज डेज एंड फेजेस जहां पे हमें हल्का हल्का डिप देखने मिलेगा। प्लस नैस्डैक हैड आल्सो क्लोज्ड ऑफ इट्स हाई पॉइंट्स, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रब ऑफ इफेक्ट के तौर पे यहाँ देखने मिलता है। अगर बीसॉफ्ट की पर्टिकुलरली बात करें, 335 का एक बेस बनाया है स्टॉक ने इन द नियर टर्म, और उसके बाद पिछले कुछ सेशंस में अपना अपमूव शुरू किया था। सो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा खासा लेवल है जो हमें डिप देखने मिल रहा है स्टॉक को 355 के लेवल से 340 तक। तो ये अच्छा बेस जो ऑलरेडी बना है उसके करीब जा रहा है। तो फ्रेश एंट्री ले तो 335 जहां पे ऑलरेडी बेस बन चुका है उसको स्टॉप लॉस लेके चलें, और टारगेट्स जो है 350 और 355 के जो लेवल्स हैं इनको बना के चलें। तो ट्रेडिंग के लिहाज से जो डिप है ये आपके लिए एक्चुअली एज अ पॉजिटिव एक्ट कर सकता है। सो ओवरऑल सेटअप बिल्कुल इसका डिस्टर्ब नहीं हुआ इवन फॉर द फॉल दैट वी हैव सीन फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज। ठीक है, डन। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स भी हैं जहां पर आज थोड़ा शुरुआती मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसी कैटेगरी में देखेंगे आईजीएल। कल तक की पोजीशंस अलग थी, आज की पोजीशंस अलग हैं। किरण, क्या ये रेंज में ही रहेगा? अभी कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स ना आए इसके अंदर, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, पहले अपने आप को क्लियर कर दे कि जाना कहाँ चाहता है। ओवरऑल आईजीएल की अगर हम बात करें तो एक मेजर ब्रेकआउट कहीं ना कहीं 450 के आसपास हमने देखा, स्टॉक ऊपर में 500 तक गया, वहां से जो एक करेक्शन फेज आया है स्टॉक अपनी 20-50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो प्रीवियस ब्रेकआउट को होल्ड करके रखा है और स्टॉक अपने 100 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, ओवरसोल्ड ट्रेंड के अंदर, डेली चार्ट के अंदर पहुंच चुका है स्टॉक। मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। अगर किसी को नया लेना है तो एज इन्वेस्टमेंट पर्पस ले सकते हैं। इसमें इमीडिएट लेवल के ऊपर तो आपको कोई भी एक अपसाइड मिले ऐसा चांसेस कम है। एक कॉन्ट्रा बैट हम ले रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, प्लस 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। सो करंट मार्केट प्राइस 466 है, कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 450 के नीचे का स्टॉप लॉस है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापस इस स्टॉक को हम 500 तक आते हुए देखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और आप बाई डेफिनेटली कर सकते हैं 450 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है चंदन, कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इस स्टॉक को देखिए करीब 4% की मजबूती यहां पर नजर आ रही है, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक करीब 15% चल गया है। पिछले 1 महीने के चार्ट्स को अगर देखेंगे 40% तक के रिटर्न्स कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने दिए हैं। इनफैक्ट हमने देखा भी था कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलने की खबरें आई थी 4 हफ्तों पहले, तब से स्टॉक चल रहा है। क्या यहां से भी बाइंग मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा?
बिल्कुल काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे देखे को मिल रहा है। इनफैक्ट आप मंथली और वीकली और डेली चार्ट के सेटअप को देखें, स्टॉक में राउंडिंग फॉर्मेशंस देखने को मिले हैं और इसका जो पहले का बैरियर था वो 192 के आसपास था लगभग। आप बात कर रहे हैं सितंबर 2022 की, और अब वो बैरियर निकल रहा है इतने दिनों के बाद। तो जब भी बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा ब्रेकआउट चलता है तो मोमेंटम इंटेक्ट रहता है, तो पॉजिटिव बायस रहना चाहिए। कल की रैली के बाद अब मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। 183 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में लगभग 200-205 तक के स्विंग्स यहाँ पे अभी भी एक्सटेंड होने की गुंजाइश बन रही है। इंफ्रा यहाँ से भी और ज़्यादा आउटलुक पॉजिटिव होने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक और स्पेस है डिफेंस सेक्टर, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ऑर्डर फ्लोज और साथ ही लगातार जो न्यूज़ फ्लोज पॉजिटिव डिफेंस सेक्टर के लिए आ रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से कह सकते हैं कि स्वदेशीकरण का जो इनिशिएटिव है वो भारतीय डिफेंस क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत पाया जा रहा है, और इसी के चलते डिफेंस मेजर्स से लेकर छोटी मझौली डिफेंस कंपनियां भी लगातार फोकस में हैं। हमने कल ही देखा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इनफैक्ट शिप बिल्डिंग जैसे स्पेसेस भी हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस सेक्टर को डीप डाइव कर समझना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए आज हमारे साथ डिफेंस सेक्टर विस्तार से बातचीत करने के लिए, इसी टॉपिक पर बात और इसी थीम पर बात करने के लिए शेर खान और साथ की खदीजा मंत्री भी जुड़ गई हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि डिफेंस स्पेस में इस वक्त जो एक्शन नजर आ रहा है उस पर उनके टेक क्या है। खदीजा, सबसे पहले तो ये बताइए, डिफेंस स्टॉक्स में इतनी ज्यादा मजबूती है और इतने ज्यादा चल चुके ये स्टॉक्स, तो यहाँ से कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? आपको हमारे माध्यम से देख रहे व्यूवर्स को किस तरह की राय देंगी आप? खदीजा, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई। जी, डिफेंस सेक्टर पर आपका आउटलुक मैं जानना चाहती हूं, और सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद आते हैं, ये हमें बताएं। डिफेंस पे हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफी पॉजिटिव है, बिकॉज सारी ही डिफेंस कंपनीज की जो ऑर्डर बुक है वो ऑल टाइम हाई पर है। तो यहाँ से जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो कम से कम 2 से 3 सालों के लिए है। ऑर्डर इनफ्लो पाइपलाइन भी अगर देखेंगे तो कॉन्फ्रेंस कॉल में सभी कंपनीज ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, सभी ने ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स भी काफी पॉजिटिव बताए हैं और मार्जिन एक्सपेंशन की भी बात की है गोइंग फॉरवर्ड। तो इसके लिए वी आर पॉजिटिव ऑन द डिफेंस सेक्टर। और सेकेंडली हमारे जो टॉप पिक्स है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादातर मिलिट्री आर्मी को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो एयरफोर्स में ज्यादा है, फाइटर जेट्स और स्मॉल और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो ये जो 2 स्टॉक्स है वो फिलहाल के लिए हमारे टॉप पिक्स है। ठीक है खदीजा, आप जो सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी यूएस के, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम मिलकर और डिफेंस के काम में आगे बढ़ेंगे और हम जॉइंट वेंचर्स भी करेंगे। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा इन सारी कंपनीज को? पहले हम टिपिकली इंपोर्टर हुआ करते थे, अब तो हम टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहे हैं। खुद यूएस जैसा बड़ा देश आके कह रहा है कि हम इंडिया में डिफेंस में उतरना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इसको मान के चलें कि नई री रेटिंग हो जाएगी यहाँ से इन सभी शेयर्स की? री रेटिंग इस बेसिस पे होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर्स और वो सब इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 1 से 2 साल लग जाते हैं। लेकिन जो शुरुआत हुई है वो काफी पॉजिटिव है। सेकेंडली हमारा इंडिया का भी फोकस है कि एक्सपोर्ट्स हमें इंक्रीज करने हैं। $25 बिलियन एक्सपोर्ट्स बाय 2025 का हमारा टारगेट है। तो उसमें ये यूएस के साथ अगर हमारे जो जेवी है वो फ्रूटफुल होते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, तो लॉन्ग टर्म में ये काफी पॉजिटिव है। बट यस, जो सेंटिमेंटली जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है डिफेंस स्टॉक्स के लिए, वो इस न्यूज के कारण या इस डेवलपमेंट के कारण हो सकता है। बट सही में जो नंबर्स में कितना प्रभाव आता है इन स्टॉक्स पर, वो 1-2 साल बाद पता चलेगा, जब ये जेवी होंगे और किस प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, किस तरह का टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन इंडिया कर पाती है और कितना हमारा एक्सपोर्ट्स यूएस में बढ़ता है। बिकॉज अभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और थोड़ा बहुत सप्लाई कर रहे हैं टू यूएस ऑल्सो एंड सम अदर कंट्रीज ऑल्सो। वी आर ट्राइंग टू गेट अ फुट होल्ड एज फार एज द एक्सपोर्ट मार्केट इज कंसर्न्ड।
बट फिर भी जितना दूसरी कंट्रीज का है, जैसे चाइना का है या यूएस का एक्सपोर्ट से, उतना हमारा नहीं है, काफी कम है। तो स्केलेबिलिटी में तो टाइम लगेगा, बट यस, ऐसे ऐसे तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जरूर क्रिएट करते हैं। ना ट्रिगर्स कई सारे हैं। सबसे पहला ट्रिगर तो अगर आप जाने, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से जो बयान हुआ दिखा है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ जो है उसमें काफ़ी हद तक वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इंटरेस्टेड है, पॉसिबल डिप्लॉयमेंट ऑफ नए लॉन्चेस और साथ ही जर्मन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट। ये सारे के सारे ट्रिगर्स अजय डिफेंस को काफ़ी एक्टिव बनाते। खदीजा है हमारे साथ। जी हाँ खदीजा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे सारे पॉइंट्स, कल एक खास बात जो डिफेंस सेक्रेटरी ने बोली है, इससे पहले भी बहुत बार डिफेंस सेक्रेटरी आते गए हैं और पिछले 8-9 साल में इस गवर्नमेंट के काफ़ी काम हुआ है डिफेंस में। जो खास बात बोल के गए वो ये है कि हम अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार हैं। तो इंटरेस्ट ये आ रहा है लोगों का कि अभी तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बड़ी डिफेंस यूएस की कंपनियां नहीं कर रही थी, अगर अब टाई अप करेंगे तो टेक ट्रांसफ़र भी आएगा। मैं आपसे आपके टॉप 2-3 नाम जानना चाहता हूँ। अगर मैं 2-3 साल का व्यू लेके पोर्टफोलियो में अगर पार्ट बनाया जाए तो ऐसे कौन से टॉप 3 आपकी पिक्स होंगी डिफेंस में? हमारा, मैंने जैसे कहा, हमारा एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, बिकॉज ये एयरफोर्स से रिलेटेड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आर्मी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है। तो वैसे हमने आप 2 सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड थर्ड इज नेवी। सो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, वो भी एक स्टॉक हो सकता है कि जहां पे अगर नेवी से जो ऑर्डर्स आते हैं वो इंडिजिनाइजेशन के तहत मजगांव डॉक को मिलेंगे। सो मे बी यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो विद दीज 3 स्टॉक्स। देन देयर आर स्मॉल नेम्स लाइक पारस डिफेंस, एमटीआर टेक्नोलॉजीज, वो भी आप थोड़ा ले सकते हैं, बिकॉज दे आर actually supplier to these major companies. बढ़िया खदीजा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सेकेंड डे रनिंग आपको डिफेंस स्टॉक्स में बाइंग नजर आ रही है और खदीजा बता रही थी कि कौन से स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ किरण और कुश दोनों जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको सीमेंट स्टॉक्स हम सुबह से बताते आए हैं। सांगी में एक ऑफर आया है, खबर ये भी है कि इंडिया सीमेंट भी एक हो सकता है। इन सारे स्टॉक्स में अगर आप देखें, एक दूसरे बड़े स्टॉक्स में भी बाइंग शुरू हो गई है। तो पूरा स्पेस जो है काफ़ी बजिंग हो रहा है। रैमको सीमेंट्स लेके आइए, आप लेके आइए अल्ट्राटेक, ग्रासिम, एसीसी, अंबुजा, सब में बाइंग चल रही है, ज़बरदस्त बाइंग चल रही है। ये रैमको सीमेंट्स का एक बार चार्ट चेक करके बताएं ज़रा। कुछ 1000 के लिए तैयार हो रहा है क्या? 930 पे है अभी। बिल्कुल, और देखिए अच्छा खासा हमने इसमें ब्रेकआउट आते हुए देखा था मिड मई में, और उसके बाद भी फॉलो बाइंग जो है ये काफी अच्छी आई है। लेकिन अब मैं अगर सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखें तो देखिए ये ओवर हीटिंग के करीब गया है। पहले भी हमने देखा है कि जब यहाँ पे ओवर हीटिंग के करीब जाता है ये मोमेंटम इंडिकेटर पे, तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज कंसोलिडेशन हमें देखने मिलता है। सो परहैप्स इट्स टाइम की थोड़ा सा इसमें अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो प्रॉफिट बुक करके चले। हल्का सा डिप आए करीब 990 के आसपास, तब एक फ्रेश एंट्री ले। वहां से ये फिर से जो रैली शुरू करेगा, इट कुड वेरी वेल गो टू 1000 एंड क्रॉस दैट लेवल आल्सो वेरी कंफर्टेबली। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करें, और अगर आपको 900 के थोड़ा सा नीचे मिलता है तब एक फ्रेश एंट्री फिर से आप इनिशिएट कर सकते हैं। ये प्रिसिशन कैमशाफ्ट ईवी वाला जो स्टॉक है, इसकी नेदरलैंड सब्सिडरी ईवी में काफी अच्छा काम कर रही है। हाल ही में विजय केडिया जी ने भी इसमें स्टेक लिया, आज 3.5% ऊपर है, और पिछले 6 महीने में वन साइडेड स्टॉक चला है। 100 वाला ऑलमोस्ट 175-80 हो रहा है। क्या टारगेट्स आ सकते हैं? रुकना चाहिए अभी भी इसमें? स्टॉप लॉस कहां बना के रखें? किरण? सो प्रिसीजन कैमशाफ्ट की अगर हम बात करें तो पहले डिस्क्लेमर दे दो कि ये ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक है और हमारे क्लाइंट्स के पास भी ये स्टॉक है। हमने कोविड के टाइम ये स्टॉक लिया था, समवेयर अराउंड 50-60 के आसपास। आईपीओ के बाद प्रिसीजन ने 3 बड़े एक्विजिशन किए थे यूरोप के, और वहां का जो जेस्टेशन पीरियड है वो कोविड के तुरंत बाद ही ओवर हुआ, और वहां से भी जो उनका सेलिंग है या तो रेवेन्यू स्टार्ट हो गया था। इसकी वजह से स्टॉक काफी रीरेट हुआ है, लोअर लेवल से काफी अच्छा एक रिटर्न दे दिया है। करंटली अगर आप देखोगे तो स्टॉक में 190-200 के आसपास के टॉप बने थे, वहां से स्टॉक वापस 90 रुपीज के आसपास डबल बॉटम बनाए थे। उस डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट अभी प्ले हो रहा है।
140 150 के आसपास का ये ब्रेकआउट था, वहां से स्टॉक अभी 177 के आसपास चल रहा है। डेफिनेटली इसको होल्ड रखना चाहिए, अगर कोई लंबे समय के लिए लेना चाहता है तो करंट मार्केट प्राइस से भी ले सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो भी बन रहा है वो 150 का बन रहा है और कहीं ना कहीं हम 250 तक के लेवल प्रिसीजन में आने वाले समय में देख रहे हैं। सो काफी अच्छा सेटअप है टेक्निकली भी और फंडामेंटली मेरे हिसाब से बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी इसमें रखनी चाहिए। शेयर में पता मैं वैसे उस लिहाज से नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो शेयर ट्रेडर्स का बहुत ही पसंदीदा शेयर है, वो है सुज़लॉन। करीब 12 रुपये चल रहा है, आज 5% ऊपर है। नंबर्स आए, मैनेजमेंट चेंज हुआ, बता भी रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर काम हो रहा है और आज भी शेयर देखिए 4.5% ऊपर है। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं थोड़ा ये सोचता हूँ, जैसे आम लोग सोचते हैं कि 12 रुपये में मेरा क्या जाएगा, हाँ, और 12 रुपये ही जाएंगे तो मैं कुछ शेयर ले लूँ क्या, जैसे एग्जांपल के लिए 1000 शेयर। खुश, ये गलती अमूमन करते हैं रिटेलर्स, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ, तो मैं भी ये गलती कर रहा हूँ क्या, या मैं सुज़लॉन को देख के थोड़ा ठीक सोच रहा हूँ? ये मैं 1000 शेयर लूँगा, 12,000 का मेरा टोटल रिस्क है, ज़ीरो हो जाएगा देखी जाएगी, लेकिन क्या आगे तक इसमें कुछ पैसे बन सकते हैं? तो डिम्पी देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आई एम ग्लैड कि आपने इसके पीछे एक नंबर डाल दिया। देखिए ये सोचना बड़ा सिंपल है कि नहीं 12 जीरो हो जाएगा, लेकिन जैसा आपने बताया 12,000 है वो जीरो हो जाएंगे। फॉर सम इट कुड बी अ वेरी बिग अमाउंट। तो मेरे हिसाब से ये आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस थियरी। अगर स्टॉक में ही दम नहीं है, जान नहीं है, तो आप 12,000 रुपए भी क्यों लगाना चाहोगे उसमें? तो सुज़लॉन मेरे लिए इज अ वेरी क्लियर अवॉइड। आई हैव अ लॉट ऑफ अदर स्टॉक्स, गुड नेम्स, ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टिंग के लिहाज से हो, विच आर डूइंग वेल। तो मैं तो सुज़लॉन पे क्लियर अवॉइड ही सजेस्ट करूंगा। ट्रेड के हिसाब से तो अवॉइड किया जा सकता है और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब ये बात मार्केट में चलती है कि कितने पैसे जाएंगे, तो ये 12,000 तो चले जाएंगे। ये इसलिए मैंने डिस्क्लोजर के साथ ये क्वेश्चन आपसे पूछा था और आपने उसको करेक्ट कर दिया कि नहीं भाई ऐसा सोचो मत, अगर ऐसा सोच रहे हो तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाते हैं। वापस से कुछ एक और शेयर पता करता हूँ जो कि बड़े कैटेगरी के शेयर्स हैं। उसमें से एक मेरे पास आ रहा है भारत डायनामिक्स और एक आ रहा है रेडिंगटन। दोनों के अंदर आज पोजिशनिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। रेडिंगटन एक बार किरण आप चेक करेंगे, रेडिंगटन। सो रेडिंगटन की बात करें डेली चार्ट के ऊपर, जिस तरह से प्राइस पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट 180 के पास हुआ था, स्टॉक ऊपर में 190 तक गया, वहां से पुल बैक आया है। टेक्निकल पुल बैक के हिसाब से डेफिनेटली मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से लेना चाहिए। एक जो ट्रेल स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 178 का मेंटेन करना है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली हम इसमें 200 प्लस टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। तो करंट मार्केट प्राइस से 178 का स्टॉप लॉस लॉन्ग करके जा सकते हैं रेडिंगटन। ठीक है, एक शेयर हमने सुबह आपको बताया था, वो खुला तो हल्का सा कमज़ोर था लेकिन वापस उसने स्पीड पकड़ ली है, वो है रेन इंडस्ट्रीज़। हम कोशिश ये करें कि डेरिवेटिव्स के छांट के शेयर आप तक लेके आएँ ताकि आपको ट्रेड अच्छे मिल जाए। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज़। ये सुबह हमारे डेरिवेटिव्स की कॉल थी और हमने 100% कन्विक्शन दिखाया था। ये आज खुला उस नज़रिए से नहीं जैसे हम जैसे चाहते थे, लेकिन उसके बाद अब इसने स्पीड पकड़ी है। तो एक बार इस शेयर पर ज़रूर ध्यान रखेगा। अजय, ये शेयर हमने सुबह नोटिस करवाया था। बिल्कुल अच्छा इंटरेस्टिंग काउंटर है। रेन इंडस्ट्रीज बहुत बड़े एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद वापस आ रहा है, हफ्तों से इसके अंदर अच्छी हरकत शुरू हुई है। इनकी कंपनी ऑफ कोर्स बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स भी होल्ड कर चुके हैं। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सीमेंस में लोग शॉर्ट करवा रहे थे। इनफैक्ट जब से इन्होंने वो जो ट्रांजैक्शन किया था जो पसंद नहीं आया स्ट्रीट को, तब से थोड़ी नरमी हमने देखी, लेकिन स्टॉक में रिकवरी आ गई क्योंकि कैपिटल गुड्स ओवरऑल स्पेस ऊपर आ गया है। जरा कुछ सीमेंस के चार्ट्स जरा चेक करके बताएं, क्या इसका डैमेज जो हुआ था, इनफैक्ट ये नीचे में 3350 3400 के करीब गया, वहां से घूमा है, क्या इस समय ले लेना चाहिए वापस? तो अच्छा देखिए, आपने एक चीज बिल्कुल सही कही कि देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड जो स्ट्रीट को नहीं पसंद आया। हालांकि वहां से रिकवरी हो चुकी थी, लेकिन अगर मैं इसको बाकी कैपिटल गुड्स के सामने स्टैक करूं तो आप देखिए जो मोमेंटम आपको बाकी कैपिटल गुड्स में पिछले 1 से 2 हफ्ते में लौटते हुए देखने मिला है, वो इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है। सो इवन दो इट लुक्स लाइक दैट द वर्स्ट इज ओवर, द डैमेज इज डन, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैं देखूं तो मुझे वो मोमेंटम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं एज ए
इसमें एंटर करना चाहूंगा। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिहाज से सोच रहे हो, थोड़ी लंबी पोजीशन के हिसाब से सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। इट विल स्टिल रिमेन वन ऑफ द लीडिंग बेनिफिशियरीज ऑफ द एंटायर कैपिटल गुड स्पेस का जो हम अपटेक आते हुए देख रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें फ्रेश एंट्री करें, 3450 के जो जोन्स हैं इसके आसपास अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ऊपर में 3630 और 3700 के जो लेवल्स हैं ये भी आते हुए दिख सकते हैं। बट एज आई सेड, दिस इज नाउ मोर ऑफ अ पोजिशनल प्ले। मोमेंटम मुझे फिलहाल इसमें लौटता हुआ नहीं दिख रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर पे देखें तब भी न्यूट्रल जोन्स पे ही चल रहा है। दैट्स अगेन अ कंफर्मेशन ऑफ व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से ले, ट्रेडिंग के लिहाज से आई थिंक देयर आर अदर काउंटर्स इन दिस स्पेस दैट कैन डू मच बेटर फॉर यू। कल आप मान इंफ्रा को 100 रुपए क्रॉस करवा रहे थे, आज 101 क्रॉस कर गया है। एक बार रिविजिट करेंगे अपने कॉल को? कुछ जी हाँ, बिल्कुल अजय, अच्छा खासा हमने सर्ज इस पे आते हुए देखा था। इनफैक्ट आई नो आपने मेरे रेडार पे स्टॉक को डाला था। काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने 100 के लेवल को क्रॉस किया है। अब यहाँ से मेरे हिसाब से जो ये मोमेंटम है ये और कंटिन्यू रहेगा। तो थोड़ा ओवरहीटिंग के करीब जा रहा है, लेकिन देयर आर कपल ऑफ अदर इंडिकेटर्स व्हिच आर सजेस्टिंग कि यहाँ से और अपसाइड जो है ये बढ़ सकती है। सो मैं कहूंगा कि इसको 105 के टारगेट के लिए या तो होल्ड करें या फ्रेश बाय करें। और जो दूसरा टारगेट है आपके लिए वो 108 का निकल के आ रहा है। फ्रेश पोजीशंस के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा, आप 9850 के जो लेवल्स हैं इसके पास लेके चले। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है और आज फॉलो थ्रू भी देखने मिल रहा है, व्हिच इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन। बाद मार्केट की बातचीत आगे लेके चलेंगे अजय श्रीवास्तव।